ग्वालियर जो है ना, it is always considered as one of the very important city when it comes to temples and heritage in India. यस Why so? काफ़ी अलग अलग डायनेस्टीज इनको रूल किए, जैसे परिहार हो गया, प्रतिहार हो गया, कछवाहास हो गया, तोमर रूलर्स हो गया, तो फिर कुछ दिन के लिए चंडेलास भी रूल किए थे। टेम्पल में हर एलिमेंट का एक नाम है और उनका एक इम्पोर्टेंस होता है। सारा टेम्पल्स इंडिया में क्या होता है ना, दे आर ऑल इंटरलॉकिंग टेम्पल्स। इसमें मटेरियल नहीं होते, सीमेंटिक मटेरियल, पजल की तरह आप रख सकते हो फिर निकाल सकते हो। आज जो सासबो टेम्पल आप देखते हो, दैट इज जस्ट 30-40% ऑफ रियल टेम्पल। जब इस्लामिक इन्वेजन्स हो गए, तोड़ फोड़ हुआ था, उसमें पूरा शिखर जो है वो गिर गया। ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, दे अंडरस्टूड दैट विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर टेम्पल कल्चर, स्पेशली लिटरेचर, तो ये हम इनको कभी अच्छे से रूल नहीं कर पाएंगे, कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। And Britishers started learning our Sanskrit, exploring our history. He understood the greatness of India. And he said a statement, वो statement कहते हैं कि whatever the power may come in this world, we will never be able to date the antiquity of Vedas. Temples are not only the places of spirituality, they are also the places आपको गृहस्थ के लिए मोटिवेट करें। कोई डिजाइन के ऊपर ऐसा होता है कि वाइफ एंड हस्बैंड खड़ा होते हैं, Okay. उसको बोलते गंधर्व पट्टी, रिलेटेड टू रोमांस। क्या बात है यार। इंडिया में जितने भी टेम्पल सिटीज है ना, वो सब रिच है। चिदम्बरम, फिर श्रीरंगम, रामेश्वरम, मदुरई मीनाक्षी टेम्पल, मथुरा, अयोध्या, काशी। There is one more thing which is very interesting, वो है जैनिज्म इन ग्वालियर। दिस जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म, वो कॉन्सेप्ट सेपरेट है ही नहीं, दे ऑल कम फ्रॉम द सेम। आप मंदिरों की भाषा समझते हो? हाँ बिल्कुल। अगर ये हजारों साल पहले के जो मंदिर जिनकी हम बात कर रहे हैं, अगर ये मंदिर आपसे बोल सकते हैं तो ये क्या बोलते हैं? So friends, this episode is my personal recommendation to you, and I feel everybody should watch this episode for 3 reasons. Number 1 is, आज के जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर रामाकृष्ण कोंगला, he is a tourism professor and he has also written this book which is Temple Heritage of India. जिस तरीके से ये टेम्पल्स को समझते हैं, उनके आर्किटेक्चर को समझते हैं, सिग्निफिकेंस को समझते हैं, हर एक डिज़ाइन, हर एक एलिमेंट का टेम्पल का ही अंडरस्टैंड्स रियली वेल। आज के इस एपिसोड में ग्वालियर फोर्ट्रेस पे जो टेम्पल्स हैं और उसके अराउंड जितना भी हेरिटेज हिस्ट्री है, क्या ज़बरदस्त कहानियाँ हमें जानने सुनने मिली हैं। तो ये एपिसोड थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ ग्वालियर के लोगों के लिए गौरव की बात नहीं है कि आज आपको एक मास्टर क्लास मिल रहा है इस एपिसोड के माध्यम से, बट फॉर दोज ऑल्सो जो लोग आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, समझना चाहते हैं ग्वालियर फोर्ट्रेस को और ग्वालियर फोर्ट्रेस पे जो टेम्पल्स हैं उनको। And I said you can support us by subscribing to our channel because that will help us grow this channel, and जितना बड़ा चैनल होगा उतने बड़े गेस्ट आते जाएंगे इस चैनल पर। रामा भाई, थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट के लिए आने के लिए। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू इज दैट कि एक बहुत ही डिस्टॉर्टेड स्टोरी है ग्वालियर में, बहुत प्रचलित, कि गालव ऋषि के बाद ग्वालियर का नाम ग्वालियर पड़ा, बट दैट्स नॉट ट्रू। व्हाट्स द रियल स्टोरी बिहाइंड ग्वालियर नाम के पीछे? सो श्रवण, इट्स नॉट लाइक एक कोई स्टोरी हो या ऐसा, मतलब maybe it's a fake story, nothing like that, but then name is distorted. The Rishi was Gwalipa, so Gwalipa was the Rishi, but now people very casually, the Gwalipa, they call it as Galav, so Galav Rishi, the name is distorted a lot, but then maybe we never know, even it was Gwalipa also, we never know, but ऐसा है कि एक स्टोरी तो है जो ग्वालिपा ऋषि था, एंड देन ही वॉज ऑन द, जो अभी जो प्रेजेंट ग्वालियर फोर्ट्रेस है, एक ज़माने में जो विंध्या का एक्सटेंशन है, तो आसपास से जो यहाँ पे आया करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे जो डिस्कशन में आता है सूरज सेन। ओके, सूरज सेन यहाँ पे जो ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स के दूर पे है सिहोनिया, एक जगह है, आज ककनमठ से बड़ा फेमस है, तो वहाँ का राजा था, तो वहाँ पे यहाँ पे हंटिंग के लिए आते हैं, तो फिर वो इस एरिया में घूमते हैं, देन ही विल, जिसको पद्मावती और पवाया स्टेट भी बोलते हैं, वो अलग है, दैट इज डिफरेंट। ओके, वो उस समय में एक वन ऑफ द महाजनपदास हुआ करते थे, वो स्टोरी एकदम अलग है। दिस इज सिहोनिया। सिहोनिया हैज़ गॉट ए ग्रेट हिस्ट्री, क्योंकि आज मैं सिहोनिया से कनेक्ट करके बता दूं कि जो गुजरी महल के सामने जो 2 शार्दुल है जो टाइगर जैसा दिखते हैं, वो शार्दुल वहाँ से लाया गया। सो देयर वाज लॉट ऑफ कनेक्टिविटी एंड लिंक बिटवीन द सिहोनिया एंड ग्वालियर।
ओके इनका स्टोरी सिहोनिया है, सिहोनिया का राजा है, और ग्वालियर का स्टोरी शुरू होता ही सिहोनिया का राजा से, जो सूरज सेन है। ओके ऐसे। और ऊपर से मैं और एक चीज़ बता दूं कि फिर हम जो नया पार्लियामेंट भवन है सेंट्रल विस्टा, तो सेंट्रल विस्टा में एक कमेटी बनी थी, पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर आर्ट्स। ओके तो उसमें मैं मेंबर था। अरे वाह। और वो कमेटी का स्पेशल काम था कि टू लुक एट द आर्ट रिलेटेड थिंग्स। और उनका ये था कि उनका जो पार्लियामेंट है उनका 6 एंट्रेंसेस है, वो 6 एंट्रेंसेस का जैसा होते हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या कर सकते हैं, तो हम सब आर्किटेक्चर और हेरिटेज टेम्पल्स से रिलेटेड वाले पूरा टीम था। तो हमने क्या कि जैसा मंदिरों में होता है, जैसा अश्वद्वार, गजद्वार, मकर द्वार, शार्दूल द्वार, गरुड़ द्वार, सिंह द्वार ऐसे होते हैं। ओके तो ऐसे होना चाहिए। तो हम बोलते कि ठीक है। तो हमने एक का गज द्वार कर दिया, एक का अश्वद्वार, ओके, हॉर्स एंट्रेंस, एक गरुड़ एंट्रेंस, ओके, गरुड़ द्वार, ओके, ऐसे एक जगह उच्च श्रवा, ओके, ऐसे हॉर्सेस रखा। तो ऐसे करते करते गया। फिर एक जगह हमने क्या किया कि ये शार्दुल द्वार होना चाहिए। तो जो गुजरीमाल के सामने जो 2 सिहोनिया से लेके आके जो टाइगर्स रखा है, तो वो शार्दुल ही एज इट इज़ कॉपी लिया गया था न्यू पार्लियामेंट भवन में। तो एक डोर जो है वो ग्वालियर से द्वार है, ग्वालियर से यहाँ से इंस्पायर्ड है, यहाँ से इंस्पायर्ड है। तो कभी जाएंगे तो आप शार्दुल द्वार ढूंढते। अभी तो ज़्यादा जो सबसे फेमस जो द्वार है, जो न्यूज़ में भी दिखते हैं फोटोज़ में, वो है मकर द्वार। मकर द्वार काफ़ी दिखता है, शार्दुल द्वार बहुत कम दिखते हैं। तो कोई ग्वालियर वाले जाएंगे तो शार्दुल द्वार डेफिनेटली विजिट करें, वहाँ पे एक फ़ोटो खिंचवाएं, बोलते कि देखो ये द्वार जो है ये इंस्पायर्ड है ग्वालियर से। तो ये जो सूरज सेन है वो सिहोनिया का राजा था, तो वो आए थे यहाँ पे। तो ही केम अक्रॉस ग्वालिपा ऋषि, जो ऊपर माउंटेन के ऊपर, हिलॉक के ऊपर। तो फिर स्टोरी पता है कि सबको पता है, ग्वालियर में हर बंदे को पता है कि ग्वालिपा ऋषि और सूरज सेन के बीच में क्या डिस्कशंस हुआ। उन्होंने वो पानी पिया, अगर पानी क्या था, मतलब वो आपने अपने बुक में भी लिखा है कि उनको लेप्रेसी था। हाँ, लेप्रेसी था। हाँ। तो और ये स्टोरी बड़े इंटरेस्टिंगली आप देखना कि ये हर जगह स्टोरी आता है, लेप्रेसी वाला कहानी। ओके जहाँ जहाँ से ऐसे कहानियाँ होते हैं, पानी का कहानी, लेप्रेसी आते हैं। उस समय में पता नहीं वेदर वाटर वॉज गिवन सो मच इम्पोर्टेंस और लेप्रेसी वॉज लाइक दैट विच वॉज क्यूर्ड बिकॉज ऑफ सम वाटर। मे बी जो मला होते हैं, मला मतलब फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट से जो फ्लो करने वाला पानी होते हैं, जड़ी बूटियों से फ्लो करते करते आते हैं। ऐसे पानी की पीने की वजह से वो लेप्रेसी सही में ठीक होता था, नहीं होता था, वी नेवर नो। बट दिस इज अ कॉमन स्टोरी प्रेजेंट अक्रॉस द कंट्री। ओके। तो व्हेन ही कम्स हियर, so he'll be thirsty, so he goes to a person जो ऋषि हु इज़ अंडर, जो पेड़ के नीचे बैठे हैं और तपस्या कर रहे हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे प्यास लगे, मतलब कि ज़्यादा है नहीं, वहाँ पे छोटा सा स्ट्रीम है, वहाँ पे जाके पी लेना। तो वो पी लेते हैं। पीने के बाद यू नेवर नो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट, या वो कोइंसिडेंस है। करेक्ट। मगर उनका जो स्किन डिजीज़, अब स्किन डिजीज़ क्या है, हम लेप्रेसी गेस करते हैं, इट मस्ट नॉट बी लेप्रेसी ऑल्सो, वी नेवर नो। उनका स्किन डिजीज़ हो सकता है कि कोई एक्जिमा टाइप हो, कोई फंगल इन्फेक्शन हो, मतलब बोलते कि लेप्रेसी ठीक हो गया। एंड देन ही केम बैक अगेन, हम बोलते कि फॉर वॉट एवर यू हैव डन टू मी, आपने जो किया है उसके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो आप किससे बात कर रहे हैं? एक ऋषि है जो साधु है, संत है, एंड वो पूरा वर्ल्डली पोसेशंस जो होते हैं उनसे पूरा डिस्कनेक्टेड है। करेक्ट। अगेन सबसे ओके सेसेशन स्टेटस में है। उनको क्या चाहिए होते हैं, ना कुछ, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना ओके राज्य चाहिए। तो बोलते हैं मुझे कुछ नहीं है, ये वाटर बॉडी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो इसको अच्छे से बड़ा बना दो, बड़ा कर दो। तो अपना एक वो वर्क ऑर्डर निकालते हैं और उनको बहुत अच्छे से बना देते हैं जो वाटर स्ट्रीम है। तो उसी को हम आज जो फोर्ट के ऊपर सूरज कुंड के नाम से फेमस है। और सूरज कुंड बन ही गया, तो वहीं पे वो तपस्या करते थे ग्वालिपा ऋषि। फिर वहाँ से निकल के अभी आते हैं कि अभी जो लक्ष्मण गेट है ग्वालियर फोर्ट्रेस में, लक्ष्मण पोल के पास मंदिर है, हनुमान मंदिर है, ग्वालिपा का भी मंदिर है। और ये कहते हैं कि ऊपर एक छोटा सा केव है, वो केव में वो बैठ के तपस्या करते थे। वहाँ से दिन में करते हुए फिर वापस यहाँ पे आते थे, रात को यहाँ पे रहते थे, फिर जाते थे। ऐसे अभी भी वहाँ पे है, ग्वालिपा सिद्ध मंदिर बोल के अभी भी कहते हैं। अच्छा। तो ये है, तो ग्वालिपा ऋषि था। एंड देन वहीं पे बैठ के तपस्या करते थे और धीरे धीरे ग्वालिपा हैज़ बिकम
if deity, family deity और व्हाट डू से कि एक कुल देव टाइप काफ़ी लोगों को हुआ है. सो आज भी देर आर मेनी पीपल हु कम्स टू ग्वालियर फोर्ट. ग्वालियर फोर्ट आते हैं और सूरज कुंड के पास जाते हैं और वहाँ पे एक छोटा सा उनका समाधि है सूरज कुंड के बगल में. तो वहाँ पे सेलिब्रेशंस करते हैं वाकई. वो ईयरली वंस ऐसा होता है वहाँ पे भी. आज भी वहाँ पे रिचुअल होता है. पीपल कम. अभी उस समय के जिनके डेसेंडेंट्स आज दुनिया में जहाँ भी पहुँच गए हैं वो लोग वापस आके आते वहाँ पे आते कि करते हैं अभी भी. और अभी जो रखा है ना, तो जो ग्वालियर किले के ऊपर जो टेम्पल्स है उनमें से टूटा हुआ एक ऐसा होता है कि श्रृंग होता है. श्रृंग मतलब होती है हॉर्न जैसा होता है कि ना, एक सीन जैसा एक एलिमेंट होता है टेम्पल के ऊपर. तो वो टूट गए थे. तो उन लोगों ने लेके आके वहाँ पे रखा और एक चित्री जैसा बनाया. तो वो अभी मानते हैं कि ग्वालियर जो ऋषि है उनका वहाँ पे हुआ है. एक समाधि है, एक स्मृति चिन्ह है अभी है. सो द होल स्टोरी ग्वालियर हो गया. तो अभी इनके इंस्क्रिप्शंस में भी एविडेंस है. जैसा होता है कि एक चतुर्भुज टेम्पल है. चतुर्भुज टेम्पल में 2 इंस्क्रिप्शंस है वो. और एक सागरताल इंस्क्रिप्शन है जिसको ग्वालियर प्रशस्ति कहते हैं. सागरताल जो है, सागरताल में मीना था. अच्छा. जो ऐसा होता है कि परिहार रूलर्स का एक इंस्क्रिप्शन है. तो अभी वो गुजरी महल में रखा हुआ है, ग्वालियर प्रशस्ति के नाम से है. जब हम एंटर करते हैं 3rd चैम्बर में, आपको इंस्क्रिप्शन चैम्बर में वो मिलता है. बड़ा है. तो वहाँ पे तो ये गोपगिरी, गोपाद्री. अच्छा. ये शब्द आपको वहाँ इंस्क्राइब मिलता है? हाँ, गोपगिरी. गिरी मतलब हिल लॉक होता है. आद्री मतलब भी संस्कृत वर्ड होता है कि मतलब हिल. तो गोपगिरी, गोपाद्री है. और एक जगह था ग्वालिपा. तो ग्वालिपा नहीं आते, ग्वाल आवर. जैसे संस्कृत में होती आवरण. आवरण का मतलब होती कॉम्पाउंड. जैसे जो स्प्रेड है उसको आवरण कहते हैं, आवर. सो ग्वाल आवर. तो ग्वाल आवर का मतलब होते हैं कि जहाँ पे ग्वाल रहता है, जहाँ पे ग्वाल बसा हुआ है. अब यू नेवर नो द स्टोरी कि वो ग्वाल सही में ग्वालिपा है. यू नेवर नो. ओके. आपको पता नहीं. और ग्वाल, अब ये ग्वाल वाला स्टोरी जैसे गोलकोंडा है. तो गोलकोंडा फोर्ट को गोलकोंडा क्यों आया? क्योंकि लोग बोलते कि वहाँ पे जो गोल्ला होते, गोल्ला मतलब होते यादव. ओके. जो गाय को पालते, जैसे हम ग्वाल बोलते हैं. हाँ. तो वो जो गाय पालते हैं वो गाय लेके उस हिलॉक में जाते थे. इसलिए होते कि ग्वाल जो है गोल्ला है. देखो वर्ड ग्वाल गोल्ला सेम है. करेक्ट. तो गोल्ला है तो वहाँ पे गोल्ला है तो गोल्ला कोंडा का मतलब हिलॉक होता है. अच्छा. तो अभी देखो ना गोलकोंडा. अब तो यहाँ पे भी ग्वालगिरी, ग्वालावर. ग्वालावर बन गया ग्वालियर. हाँ, वी हैव ए स्टोरी नो डाउट. अब ग्वालियर ऋषि है. ओके. बड़ा रेस्पेक्टेड है अभी भी. क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, हम कितने भी डिस्कस करें इसके आसपास में, वन थिंग इज देयर आर एविडेंसेस. उनका समाधि है. फिर उनका तपस्या करने का उनका एक केव है. वहाँ पे लिखा है ग्वालियर सिद्ध मंदिर बोल के लिखा है. तो दैट डजंट कम आउट ऑफ ब्लू. आते नहीं है. तो कहीं हम ये बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करना चाहिए कि ग्वालियर ऋषि थे. अब वो सूरज सेन से ये सब चीज़ों से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं वो सब देर ऑल डिफरेंट स्टोरीज. बट देन देर वाज ए ऋषि. और ऑब्वियसली होते हैं जैसे ऋषि की वजह से ये प्लेस बड़ा फेमस हो गया. ही हैड लॉट ऑफ फॉलोअर्स जो इस जगह से बाहर लेके चले गए. ओके. फिर वापस आते हैं उनको याद करते करते. आज भी लोग वहाँ पे ग्वालियर सिद्धि मंदिर में अभी आप भी जा सकते हो. बड़ा ब्यूटीफुल से एक छोटा सा बनाया वहाँ पे. बड़ा ब्यूटीफुल टेम्पल है. अब उसको देखेंगे तो ऐसा लगता है कि अच्छा, मतलब होता है कि वहाँ पे जाके मैंने देखा कि दिस इज जैसे सूरज कुंड है और ये ग्वालियर सिद्ध मंदिर है. ये दोनों जगह जाके आपको रियलाइज होता है कि दिस इज वेयर एवरीथिंग स्टार्टेड. ओह. whatever the Gwalior, but it is over the, like, because I'm not sure Suraj Kund is over the, like, कि जैसे आप जाते हो, जैसा होता है कि यू फ्रॉम उर्वाही से हम एंटर करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं. चढ़ते ही इमीडिएटली जो ग्वालियर सिंधिया जो स्कूल है उसके लिए जैसे इमीडिएटली यू टेक द राइट. तो इमीडिएट राइट यू टेक एंड यू गो टुवर्ड्स द तेलिका मंदिर. तेलिका मंदिर जाने से 100 मीटर्स पहले आपको लेफ्ट में एक कुंड है.
आप ऐसे भी कर सकते हैं, यू कैन गो टू दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा, तो वहाँ पे भी चले जाते तो उस तरफ से भी आपको तो दोनों तरफ से वे है। सो दैट इज कॉल्ड सूरज कुंड, जहाँ पे राजा सूरज सेन ने आया था, पानी पिया था, उन्होंने उसको एक्सटेंशन करवाया, तो बड़ा अच्छा कंस्ट्रक्शन, अभी भी पानी है वहाँ पे, पानी रहता है। अब सीवियर समर्स में भी वो पानी कुछ होता नहीं है, सो देयर इज अ वाटर सोर्स, नो डाउट। ऐसे और ऐसा भी मानते हैं कि उस समय पे मतलब इट वाज सो फिल्ड विद वाटर। हाँ, क्योंकि एक स्टोरी है आगे जाके जिसमें इट वाज सीज्ड, ग्वालियर फोर्ट जो है वो पूरी तरीके से साल भर के लिए सीज कर दिया गया था बाय इन्वेडर्स, और उसमें बताते हैं इतना पानी था कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आया नहीं। बेसिकली जो फोर्ट्रेसेस होते हैं उनमें उस समय में तो हेवी आर्मी हुआ करता था, 10,000, 20,000, 30,000, और पूरा रॉयल फैमिली भी है, कोर्टेसन्स भी है, काम करने वाला भी है, ये सब होते थे। तो उनका सारा पानी कैसे होना चाहिए, तो ये क्या करते थे, किले के ऊपर एक वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक टाइप पूरा रखते थे, और जितने भी पानी होते थे अलग अलग जगह पूरा कुंड बनाते थे। एंड अभी जो कुंड हम देख रहे हैं ना, मुश्किल से 1, 2, 3 कुंड मिलते हैं, बट नॉट लाइक दैट, देयर यूज्ड टू बी मोर देन 30-40 कुंड हुआ करता था। अब तो खत्म हो गया, ओके, पानी है ही नहीं, तो हमें पता भर गया, हमें पता भी नहीं चला। अब और अच्छे एक्सकवेशन होते तो हमें वो कुंड वापस से मिल जाएंगे। लेक्स यूज्ड टू बी द सोर्स ऑफ फोर्ट। अगर वो नहीं है, पानी नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? वो पानी ऊपर चढ़ावे कैसे? इतना पानी उस समय तक कैसे? इट वाज प्योरली थ्रू हार्वेस्टिंग करके स्टोर करते थे, और उसी को बड़ा रिलीजियसली, ओके, ऐसा होता कि कॉशियसली इस्तेमाल करते थे। वाओ, ऐसे। बट नो डाउट सूरज कुंड इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी विच स्टैंड्स आउट ऑफ ऑल अदर। बाकी सारे कुंड से वो अलग सा है, पवित्र भी है, हिस्ट्री भी है, ओके, और स्पिरिचुअल है ही, नो डाउट। सिग्निफिकेंस बहुत है उसका। एक बात और आती है कि जैसे ग्वालियर जो है ना, इट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू इंपॉर्टेंट सिटी व्हेन इट कम्स टू temples and heritage in India. Yes. Why so? The beauty of Gwalior, I'll tell you, कि this is anyways, it is at the almost, not exactly, almost the center of the country. Correct. And this used to be in the route towards the south. आज भी कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है तो you have to go through the Gwalior. Okay. And then this is also not exactly from the east to जो west, जो मगध से लेके जो गांधार तक जो रोड जाता है, जो मथुरा आता है, तो मथुरा के पास भी है। तो ब्यूटी ऑफ ग्वालियर ये है कि काफ़ी अलग अलग डायनेस्टीज इनको रूल किए, जैसे परिहार हो गया, प्रतिहार हो गया, कछवाहास हो गया, ओके, देन तोमर रूलर्स हो गया, तो फिर कुछ दिन के लिए चंडेलास भी रूल किए थे। अच्छा। जो खजरों को रूल किए थे, चंडेला वंश भी थे। तो ऐसे सारे रूलर्स, ओके, रूल किए हैं। और ये जितने भी टेम्पल्स और हेरिटेज वगैरह जो हम ग्वालियर के देखते हैं, नो डाउट मानसिंह तोमर राजा के समय, राजा मानसिंह तोमर के समय बहुत हुआ, नो डाउट उसमें। और उससे पहले भी उतना भव्य था किला। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप सिंपल से जो स्ट्राइकिंग 3 टेम्पल्स है जो ग्वालियर फोर्ट्रेस में, एक है चतुर्भुज टेम्पल, और ऊपर सासबहू टेम्पल है जो ट्विन टेम्पल्स है, ओके, एंड देन तेली का मंदिर। ये 3 मैजेस्टिक टेम्पल्स है, और तीनों राजा मानसिंह तोमर से पहले बने। करेक्ट, उनसे पहले ही बने, और तीनों भव्य है। और तीनों भव्य कैसे, हम आगे जाके बात करेंगे कि, और स्पेशली ये सेंट्रल इंडिया में आप देखो, आगे यहाँ से 100-150 किलोमीटर्स रेडियस में आप ऐसे टेम्पल्स नहीं मिलेंगे आपको। करेक्ट। आप यहाँ से जाओ खजुराहो मिल जाएगा, यहाँ से जाओ कलिंजर जाओ मिल जाएगा, यहाँ से राहिली सागर वापस उधर चले जाओ मिल जाएंगे, मथुरा चले जाओ, मथुरा के आगे वहाँ तो सारे टेम्पल्स तोड़ दिया गया, अलग बात है। मतलब आप 100-150 किलोमीटर्स रेडियस में इतना भव्य आपको मिलते नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको खक्कन मठ है, नो डाउट देयर इज खक्कन मठ, ओके, मगर जो खक्कन मठ है इट हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन, कि उनका अपना लिमिटेशन है। इट इज़ नॉट एज इंट्रिकेट एंड ग्रेट एज सासबहू, ऐसे। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारे डायनेस्टीज रूल किए, और इन लोगों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और अलग अलग, और ये अलग अलग टाइम्स में भी रहे, टाइम्स में है। जैसे चतुर्भुज टेम्पल है, चतुर्भुज टेम्पल, चलो अभी बता देते हैं कि ग्रेट क्यों है।
ये पूरा आप देखो इंडिया में देयर इज अ ट्रेडिशन ऑफ रॉक कट टेम्पल्स। ट्रेडिशन ऑफ रॉक कट टेम्पल्स जो हिलॉक होते हैं, हाँ। जैसे होता है कि एल्लोरा, कैलाश मोनोलिथिक जिसको बोलते हैं, मोनोलिथिक टेम्पल, ऐसे वो तो पूरा पत्थर को निकाल के बनाते हैं। ऐसे होता है कि अब एल्लोरा टेम्पल है। ऐसे इंडिया में जैसे बहुत जैसे होते हैं रॉक कट केव टेम्पल्स हो गए, जैसे कर्नाटका में बादामी है, ओके, फिर तमिलनाडु में महाबलीपुरम है, महाराष्ट्र में केव नंबर 16 कैलाशनाथ टेम्पल है, एल्लोरा में ये है, फिर मध्य प्रदेश में ही मंदसौर के पास एक धर्मराजेश्वर टेम्पल है। धर्मराजेश्वर टेम्पल है, ये रॉक कट है। ऐसे है ट्रेडिशन। जैसे हिमालय के तरफ चले जाएंगे तो हिमाचल में मसरूर रॉक कट टेम्पल्स है ऐसे। मगर ये पूरा रीजन में आपको रॉक कट टेम्पल सिर्फ चतुर्भुज टेम्पल है, यूनिक। आपको लोगों को पता नहीं कि ये सिंगल मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल है। और ये ग्वालियर वाले इस बात को लेकर बड़ा प्राउडली फील करना चाहिए। अब आसपास में है ही नहीं, मतलब ऐसा होता है कि कैलाशनाथ टेम्पल जितना ग्रेट है उतना ही ग्रेट ये है। अलग अलग कि वो साइज में, इंट्रिकेसी में बहुत अच्छा है। जो प्लान कैलाशनाथ टेम्पल बनाने में लगे वही प्लान चतुर्भुज टेम्पल बनाने में लगे। ऊपर से नीचे तक किया। जो ईस्टर्न फेस ऑफ जो ग्वालियर जो गोपाद्री है, गोपगिरी है, उसको पूरा काटा इन्होंने ऊपर से नीचे तक। अभी तो शिखर गिर गया, बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने उनको एक थोड़ा सा ब्रिक्स वगैरह स्टोन्स रख के उसको थोड़ा सा सजाया है। लगते हैं शिखर है, मगर शिखर गिर गया। बाकी सब एवरीथिंग इज मोनोलिथिक। ब्यूटीफुल। हाँ, ऐसे आप देखो ये इट इज अबाउट व्हाट टाइम, लाइक किस समय की बात कर रहे हैं? 1000 years old है। वाओ, इट इज एग्जैक्टली 1000 years old। हाँ, 1000 years old पहले जो कनौज के रूलर्स हुआ करते थे, जो प्रत्यास ओके जो परमार्स होते हैं, ये मेहरबोज होते थे, उनके समय में तो बनाया गया टेम्पल है। और ये एक टेम्पल है ऐसे काफ़ी, ये रॉक का टेम्पल है। ऐसे ऑपोजिट में नीचे की तरफ चले जाएंगे, उस तरफ जो स्ट्रक्चरल टेम्पल्स, जो पत्थर जोड़ जोड़ के बनाए गए मंदिर है, वो भी हुआ करते थे सब। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज ए टेम्पल रिलेटेड टू शक्ति, जो देवी को एक डेडिकेटेड टेम्पल था, जो नीचे था वो गायब हो गया, खत्म हो गया। अभी पता नहीं चलती कि हो सकता है कि कहीं एक्सकवेशंस कभी हो गए तो घर ही बन गया, तो पता नहीं कि आप वो टेम्पल है कहाँ। हमारे इंस्क्रिप्शन में तो यही मिलता है, चतुर्भुज टेम्पल के इंस्क्रिप्शन में एक और टेम्पल था ऐसा। तो चतुर्भुज टेम्पल की ये स्पेशलिटी है। सो ग्वालियर में इस पूरा रीजन में आपको एक रॉक का टेम्पल नहीं है, विच इज़ वेरी ग्रेट। आप चतुर्भुज टेम्पल, क्या सासबहू टेम्पल ले लो। सासबहू टेम्पल, अब तो जो टेम्पल आप देख रहे हैं सासबहू टेम्पल, वो सासबहू टेम्पल है जस्ट 30% 40%। अच्छा, हाँ, दोनों ट्विन टेम्पल्स है। ओके, अच्छा, वैसे ये जो नाम है सासबहू, हाँ, ये इसके पीछे क्या कहानी है? बड़ा अटपटा सा नाम है। देखो, लोग बहुत कहानी बताते हैं, बोलते हैं कि ये सहस्रबाहु विष्णु था। जो 1000 आर्म्ड विष्णु बोलते हैं, सहस्रबाहु बोलते हैं। ये विष्णु का टेम्पल है वो। तो बोलते हैं कि विष्णु का टेम्पल है, इसलिए सहस्रबाहु को सासबहू बना दिया। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल बता देता हूँ। उदयपुर है जी, उदयपुर के पास, जो राजस्थान वाला उदयपुर, क्योंकि हमारा एक उदयपुर मध्य प्रदेश में भी है, यहाँ से विदिशा के पास। तो राजस्थान वाला जो उदयपुर है, वहाँ पे कुछ डिस्टेंस में एक जगह है नागदा जगह है। नागदा, अगर नागदा बोलते हैं या नगदा बोलते हैं, बेसिकली नागदा एक जगह है जहाँ पे एकलिंग जी भी के, वहाँ पे थोड़ी सी दूर में एकलिंग जी भी है, जो महाराणा प्रताप जी का जो देव है ना, जो है कि वहाँ वो है। तो वहाँ पे टेम्पल है जिसका नाम है सासबहू। उदयपुर के पास भी सासबहू, आप इंटरनेट में ढूंढोगे ना तो आपको 2 सासबहू मिलेंगे। कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा वाला। आपको यू हैव टू स्पेसिफाई कि सासबहू टेम्पल ग्वालियर और उदयपुर। ओके, अब वहाँ पे भी, अब तो वहाँ पे तो है विष्णु वगैरह है, वहाँ पे तो सहस्रबाहु तो नहीं कहते थे, बट वहाँ पे भी सासबहू कहते हैं और यहाँ पे भी सासबहू कहते हैं, बट नॉट बोथ आर सहस्रबाहु। अब रीज़न क्या है, हमारा जो लोकल ट्रेडिशन होते हैं, जहाँ पे एक जगह बड़ा टेम्पल और एक जगह छोटा टेम्पल होते हैं, तो बड़े वाला को सास माना जाता है और छोटे वाला को बहू माना जाता है। इंटरेस्टिंग। बट इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद सहस्र। चलो लेट अस से कि सहस्रबाहु टेम्पल है। ओके, जैसे किंग, उन्होंने जो सासबहू टेम्पल बनाया, ओके, और उनका इंस्क्रिप्शन है 21 लाइन का इंस्क्रिप्शन है पूरा, उनका इंटरेस्ट में भी रखा हुआ है पूरा, इधर और दोनों तरफ से। उन्होंने आर्कियोलॉजिकल ASI वालों ने बड़ा अच्छे से खांच वगैरह लगा के प्रिजर्व किया है। उस इंस्क्रिप्शन देखोगे तो उनका नाम ही है हरिसदन। सदन मतलब होता है कि घर, हरि का घर है, हरिसदन। तो हरिसदन है
तो मेरे को अब उससे भी तो नाम मैच ही करता नहीं है, तो हरिसाधन तो कोई बोलते ही नहीं है। तो विष्णु, अब विष्णु के लिए है, दैट इज अ डिफरेंट, बट सहस्रबाहु कैनॉट बिकम सहस्रबाहु, क्योंकि हम और एक सहस्रबाहु टेम्पल भी है। ऐसे काफ़ी सहस्रबाहु टेम्पल्स है इंडिया में, जहाँ पे ट्विन टेम्पल्स होते हैं। लोकल हिंदी ट्रेडिशन में स्पेशली ये बड़े वाले को सास और छोटे वाले को बहु करने का ट्रेडिशन है। सो इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद द नेम सहस्रबाहु। और कहीं पे बोलते, काफ़ी लोग बोलते हैं सहस्रबाहु 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 बोलते हैं, कभी बोलते हैं सहस्रबाहु बोलते हैं, तो लोग हमें टॉन्ट में मारते हैं, सर आप पढ़े लिखे वाले हो, क्या बोल रहे हो, वो तो सहस्रबाहु नहीं है, वो सहस्रबाहु है। अच्छा, हम उनको एक्सप्लेन करते कहाँ रहेंगे बताओ। तो ये है, बट सहस्रबाहु इज, पीपल हैव टू बी हैप्पी विद सहस्रबाहु नेम। व्हाई? बिकॉज ट्विन टेम्पल, छोटा सहस्रबाहु टेम्पल, बड़ा सहस्रबाहु टेम्पल, ऐसे थोड़ी बोलोगे। छोटा बड़ा ना बोलो, सहस्रबाहु बोल दो, बात खत्म। इट मीन्स बड़ा टेम्पल सास, छोटा टेम्पल बहु, बस। ओके, सो टू एक्सप्लेन द ट्विन टेम्पल कॉन्सेप्ट दे हैव यूज्ड, ये है सहस्रबाहु टेम्पल का। सो अभी देखो, आज जो सहस्रबाहु टेम्पल आप देखते हो, दैट इज जस्ट 30-40% ऑफ रियल टेम्पल, दोनों का। सास टेम्पल क्या रहा होगा तो अभी इसमें जो बड़ा जो सास टेम्पल जो है, उसमें पूरा शिखर जो है वो गिर गया। शिखर इज प्योरली 100% डिलीटेड, वो गिर गया, खत्म हो गया। और छोटा वाला टेम्पल जो बहु टेम्पल है, उनका भी पूरा गिर गया। मतलब आज हम देखते हैं सिर्फ मंडप है। दोनों सहस्रबाहु टेम्पल का जो है मंडप बचा है, बस उनका शिखर है ही नहीं। मैंने तो इनका थोड़ा सा डिजिटली फोटोशॉप में अपने वो एक पिक्चर था, हम डालेंगे इसमें, हाँ, तो ड्रॉ किया मैंने उसको कि बट दैट वो प्रोपोर्शनल पिक्चर नहीं है। आइडिया के लिए, लोगों को आइडिया दे कि कैसे दिखता था अगर इनका शिखर भी होता वैसे। अब छोटा वाला टेम्पल में चले जाएंगे, वहाँ पे देखते तो आपको द्वार है, खत्म हो गया। द्वार के बाद पीछे क्या है? बड़ा सा गर्भगृह होना चाहिए, जो आपको नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। और गर्भगृह हो तो उसके ऊपर भी शिखर भी होना चाहिए, वो भी नहीं दिख रहे। तो मैंने, तो ये कहाँ चला गया, क्या हुआ? देखो, सबसे पहले तो इन्वेजन्स, जब इस्लामिक इन्वेजन्स हो गया, तोड़ फोड़ हुआ था, और जब तोड़ फोड़ होती है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ऊपर जो आमल का शिला होता है, ऊपर एक टायर जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो इसको इंटरलॉकिंग सिस्टम की तरफ पकड़ के रहता है। दैट यू कैन कॉल इट एज की स्टोन। ओके, वो पकड़ के रहता है। जब वो निकल जाता है ना, तो एक एक पार्ट सब लॉक करना, मतलब इट्स लाइक कि लेगो की तरह। हाँ, तो एक क्रम्बल हो जाता है। तो एक क्रम्बल होते वो पूरा निकल गया। फिर वही स्टोन्स को इन लोगों ने काफ़ी जगह, देखो सिंपल सी बात है, इस्लामिक इन्वेजन्स होने के बाद, तोड़ फोड़ होने के बाद, ऐसा एक सिंगल मूर्ति नहीं है, सारे ग्वालियर फोर्ट्रेस के टेम्पल्स के ऊपर जो इंटैक्ट है तोड़ दिया गया बहुत बुरी तरीके से। एंड देन फॉर ऑलमोस्ट 150-200 ईयर्स जो ग्वालियर फोर्ट्रेस है, दैट वाज द ऑफिशियल प्रिजन ऑफ द मुगल्स। तो देख, जब ऑफिशियल प्रिजन ही है तो आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे मेंटेन करोगे? डू यू कीप इट वेरी क्लीन फॉर योर प्रिजनर्स? नो, यू हैव यूज्ड, मतलब होता है कि इतना रेनोवेशंस, डिमोलिशमेंट भी ना, डेमोलिशन, ओके, ऐसा होता है कि रिप्लेसमेंट। जैसे यहाँ पे पत्थर है, बड़ा सा पत्थर दिख रही है, पत्थर क्या कर रहे हैं, चलो वहाँ पे गड्ढा है, डाल दो, भर दो। और तो हमें नीचे क्या चाहिए, आपको पिलर्स दिख रहे हैं 2-3 गिर गया हुआ, स्टोन से बड़ा ब्यूटीफुल कार्व्ड पिलर्स है, टेम्पल पिलर्स है। बोलते यार वहाँ पे नीचे चले जाओ, वहाँ पे एक छोटा सा छतरी बनेगा, तो लेके गया, छतरी बना दिया। ऐसा करते 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 एक शिखर गिर गया। मतलब होता है कि दैट इज इक्वल टू, आप देखो सारा टेम्पल्स इंडिया में क्या होता है ना, दे आर ऑल इंटरलॉकिंग टेम्पल्स। इसमें मटेरियल नहीं होते, सीमेंटिंग मटेरियल। आप ओके, पजल की तरह आप रख सकते हो, फिर निकाल सकते हो। अच्छा, सारे टेम्पल्स। तो जब ये गिर जाता है ना, तो इसमें जो मटेरियल होते हैं बहुत ज़्यादा होता है। एंड ऑल दैट मटेरियल हैज़ बीन यूज्ड इन द फोर्ट इन कंस्ट्रक्टिंग डिफरेंट एरियाज। ओके, तो इसलिए जब इतना बड़ा, ऐसा होता है कि आई एम सेइंग यू, ओके, ये एग्जैजरेशन नहीं कर रहा हूँ, जो इसमें प्रपोर्शंस होता है मंदिरों में। जैसे होता है कि जितना मंडप एरिया होता है ना, उससे मंडप से प्रोपोर्शनली होने के लिए कम से कम उसका डबल होना चाहिए, हाइट, वेट, साइज, हाँ। सो वो तो 120 फीट से ज़्यादा बड़ा शिखर हुआ करता था। मतलब तेली के मंदिर से भी बहुत ऊंचा होता था। हाँ, एग्जैक्टली। तेली का मंदिर तो नीचे से हो गया ना पूरा। और ये होता कि आप ऊपर ही देखो कि अपना सासबाहु जो सास टेम्पल, जो बड़ा टेम्पल है, उनका प्लिंथ ही देखो ना, बेस ही देखो कितना हाइट में है। इट इज़ एग्जैक्टली 8 फीट 10 फीट हाई। आप नीचे उतरते तो आपसे भी ऊपर है।
10 फीट हाई का जो बेस है उसके ऊपर मंदिर खड़े हैं। और ऐसे शिखर आज होते जब ग्राउंड से देखेंगे इट विल गो बियॉन्ड 150 फीट्स। हाँ, मतलब 150 फीट से भी ऊपर आप शिखर जा रहे हैं तो कि कितना ग्रेट टेम्पल हुआ करता होगा, कितना ग्रेट टेम्पल आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो एक फोटोग्राफर हुआ करता था राजा, उनका दीनदयाल, फोटोग्राफर का नाम दीनदयाल है। ब्रिटिशर्स ने उनको टाइटल दिया था राजा दीनदयाल कहते हैं। तो 1880 में उन्होंने पिक्चर खींचा था। 1880 में तो ही वॉज वेरी फेमस, स्पेशली मॉन्यूमेंट्स को क्लिक करते थे। तो उन्होंने पिक्चर क्लिक किया, तो उसी पिक्चर आप दिखाना कि मैंने लिया वो पिक्चर। तो फोटोशॉप में फिर रखे मैंने, उसके ऊपर फिर शिखर कैसे दिखते हैं मैंने ड्रॉ किया प्रॉपर तरीके से कि हाउ दैट शिखर मस्ट हैव लुक्ड लाइक। प्रोपोर्शनेटली उतना बड़ा नहीं आया, बट देन इट विल गिव यू फेयर आइडिया कि वो कितना बड़ा हुआ करता था। दैट वाज रियली ब्यूटीफुल। जो आपने जब उसको ड्रॉ किया था ना, वो पिक्चर मैंने देखा है, आई फेल्ट एन ऑ विद कि क्या वो मैग्निफिसेंस रही होगी सास बहू मंदिर की जब वो पूरे अपने शबाब पे रहा होगा। अरे आप आगे जाके हम कहानी बात करेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह आते थे, बट वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये विष्णु टेम्पल्स वगैरह होते थे। तो बेसिकली विष्णु हो गया, कृष्णा हो गया, वासुदेव हो गया। तो एक उल्लेख आता है उनके इंस्क्रिप्शन में कि एक जगह की वहाँ पे जो मंडप है, जो बड़ा टेम्पल है, बिगर टेम्पल का जो मंडप है, वो मंडप में पूरा लाइफ साइज अनिरुद्ध मतलब होते हैं कि जो कृष्ण है, कृष्ण का ग्रैंडसन, श्री कृष्ण का ग्रैंडसन है। तो उनका वहाँ पे मूर्ति रखा जाता था फुल सिल्वर में। अच्छा। और उनका पूजा होता था वहाँ पे, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू यादवा क्लैन, वृष्णि क्लैन का मतलब विष्णु रिलेटेड जो गॉड है, इसलिए ऐसा माना जाता है। और एक देश है कि जो गोल्ड कोटेड, जैसा होता है कि शिखर होता है, आपने शिखर के ऊपर देखा होगा, जैसे द्वारकाधीश का ध्वजा चढ़ता है, पूरी जगन्नाथ में ध्वजा चढ़ता है, वैसे जो सासबहू बिगर टेम्पल है, छोटा टेम्पल है, इनको ध्वजा हुआ करता था। एंड वहाँ पे इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन्ड है कि जो गोल्ड कोटेड जो ध्वजा दंड होता है ना, वो हुआ करता था ऊपर। अरे वाह। आप सोचिए कि दंड मतलब होता है कि कम से कम नॉट लेस देन 6 फीट बड़ा सा फ्लैग होना चाहिए। और 6 फीट गोल्ड जो प्लेट होते हैं, प्लेट कोटेड हुआ करते थे। नाउ यू अंडरस्टैंड कि वो कितना मैग्निफिसेंट हुआ करता था व्हेन इट वाज लाइव। एंड आई विल टेल यू, सासबहू टेम्पल जब अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ पे आए थे। Who was Alexander Cunningham? Alexander Cunningham was a archaeologist Okay. during the Britisher, and he was the first person who came to India, and he decided that ये भी मैं कहानी बता देता हूँ, बड़ा फेयरली बता देता हूँ कि Britishers came to India and they understood that without understanding their temple culture and language, especially literature is full in Sanskrit, अगर ये समझेंगे नहीं तो ये हम इनको कभी अच्छे से रूल नहीं कर पाएंगे, कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, मिशनरी एक्टिविटीज नहीं हो पाएगा। वी कैन नॉट टीच देम आवर कल्चर, सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड देम, उनके जैसा बनो। एंड ब्रिटिशर्स स्टार्टेड लर्निंग आवर संस्कृत, ब्रिटिशर्स स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग आवर हिस्ट्री, एंड एज पार्ट ऑफ दैट अलेक्जेंडर कनिंघम वाज वन इम्पॉर्टेंट मैन। तो ही वेंट अराउंड एंड व्हाट डिड ही डू? ही डिड नॉट फोकस ऑन हिंदू हेरिटेज, his focus was more on the Buddhist heritage. अच्छा, हाँ। Why so? मतलब he was inclined towards Buddhism? अब बहुत डिटेल्स में चले जाएंगे तो ये होता है कि that was a plan to create a rift between the Buddhist and the Hindus. Okay. When you go in detail, there is a person, मैं उनका नाम भी बता देता हूँ कि I was reading his book. इन्होंने बड़ा ब्यूटीफुल बुक लिखा था जिसका नाम है इंडियन विजडम। आपको कभी आप बुक मिले तो पढ़ लेना। इंडियन विजडम का जो इनिशियल पेजेस होते हैं ना, प्रीफेस, वही पढ़ना आपको। मोनियर विलियम्स उनका नाम है। व्हेन यू रीड द बुक्स ऑफ, और ये कब की बात है पता है? उस समय की बात है जब ब्रिटिशर्स शुरुआत में यहाँ पे आए थे। 20th सेंचुरी से पहले की बात है, बिफोर 1900s की पहले की बात, जब ब्रिटिशर्स वहाँ पे नया आए हैं इंडिया में, हमको समझने लग गए। तो मोनियर विलियम्स ने, ही हैज़ रिटन मेनी बुक्स। उन्होंने संस्कृत डिक्शनरी लिखा, अच्छा, प्रॉपर संस्कृत टू इंग्लिश डिक्शनरी लिखा। तो मोनियर विलियम्स ने एक किताब लिखा जिसका नाम है इंडियन विजडम। तो उसमें प्रीफेस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना खतरनाक थे इनका प्लान्स। अच्छा, सो ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज प्लान प्रीफेस। हाँ, कि उनका प्लान्स क्या है, हम इनको संस्कृत समझना है, अदरवाइज आवर मिशनरी एक्टिविटीज आर नॉट पॉसिबल।
Okay, that book was meant for Britishers. That meant for Britishers to understand what Indian wisdom is. Oh. मगर उनका टाइटल भी देखो, मोनियर विलियम्स कितने भी करे, टाइटल तो इंडियन विजडम ही देना था, बिकॉज इट वॉज विजडम. धीरे 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 एंड एट द एंड ऑफ द, तो अलेक्जेंडर कनिंघम भी आप एंड में आते आते उन्होंने कुछ भी किया हो, he understood the greatness of India and he said a statement. वो statement कहते हैं कि whatever the power may come in this world, we will never be able to date the antiquity of Vedas. उन्होंने ये बात कहा. Beautiful. तो उनको रियलाइज हुआ बाद में कि ऐसे, तो कि जो भी यहाँ पे आया तो धीरे करते करते षड्यंत्र से आया हो, ओके, मन में कुछ लेके यहाँ पे आने के बाद दे हैव कन्वर्टेड, तो बदल गया, उनका मन बदल लिया, यार हम इनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं. तो अलेक्जेंडर कनिंघम व्हेन ही केम, ऐसे ढूंढते ढूंढते एक्सकवेशन करते करते उन्होंने बड़ा डिटेलली लिखा उन्होंने. और उस समय में जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता था, रोड्स अच्छा कनेक्टिविटी नहीं थे, नो कार्स नथिंग, ओके, ऐसे मैनुअल ट्रांसपोर्टेशन लेके घूमते, उनके पास तो था, कार्स वगैरह थे, बट देन घूमना, ऐसे जगहों में जाना, रिमोट एरियाज़ में जाके एक्सप्लोर करने, उनके बारे में डिटेली लिखना. उन्होंने पूरा अपना टूर्स को लिखा है, रिपोर्ट ऑफ टूर्स, जैसे होती कि मालवा में, ओके, बुंदेलखंड में, ऐसे उन्होंने पूरा लिखा है, रिपोर्ट्स बनाया. तो उन्होंने एक रिपोर्ट में ये कहते हैं कि व्हेन ही केम टू सासबहू टेम्पल, पूरा जो सासबहू टेम्पल का जो मेन बिगर टेम्पल का जो गर्भगृह है उसके सामने पूरा खुदा हुआ था. अच्छा. पूरा गंदे तरीके से. क्यों? क्योंकि उनको लगते थे कि टेम्पल्स आर द प्लेसेस ऑफ वेल्थ एंशिएंट टाइम्स में. तो इनको तो मतलब ये इन्वेडर्स को लगता था. हाँ, इन्वेडर्स को लगता था. और उनको अलेक्जेंडर कनिंघम ने ये भी बताया कि लोकल्स का भी हाथ था उसमें. तो उन लोगों ने वेल्थ को ढूंढते ढूंढते लोगों ने ऐसा हो गया कि कोई वहाँ पे मूवमेंट है ही नहीं, तो गया पूरा खोद दिया. फिर अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया, उसको फिर पूरा भरवा दिया. और भरवा के आज जो बिगर बहु टेम्पल, सास टेम्पल है, उसका जो स्टेयरकेसेस है वो उन्होंने बनवाया. अच्छा. हाँ, वो कहते हैं, उनके अपना बुक में लिखते हैं बड़े से, मैंने देन आई हैव मेड. अब ये कौन सा स्टेयरकेस है ये क्लियरली नहीं बोलते हैं, मगर स्टेयरकेस तो मैं मानता हूँ आज का जो स्टेयरकेसेस है तो बाद में बड़ा अच्छे तरीके से बना, मगर ही हैज़ रोल इन गेटिंग द स्टेयरकेसेस डन एंड क्लोजिंग इट, उसको पूरा अच्छे से किया. बट ऐसा कहते हैं. सो पीपल यूज टू बिलीव कि सासबहू टेम्पल के अंदर बहुत वेल्थ हुआ करते थे. जैसा मैं अनिरुद्ध का कहानी बता रहा था कि एक पूरा प्रॉपर लाइफ साइज्ड या ओके जो गोल्ड प्लेटेड जो ध्वजा दंड हुआ करता था, ओके, शिखर के ऊपर, ये सारे होते थे. तो खुदा उन्होंने इसीलिए, तो अलेक्जेंडर अपना ओके उसमें किताब में उल्लेख करते कि मैंने बंद करवाया उसको वापस, एंड देन मैंने थोड़ा बहुत रिनोवेशंस करवाया सो दैट वी कैन एक्सेस, अंदर जाके फिर देख सकते हैं कि क्या कर सकते हैं ऐसे. तो दैट ग्रेट सासबहू टेम्पल इज. तो अगर आज की डेट में कोई जाता है तो उसको वही मंडप देखने मिल रहा है. बस नहीं, मंडप देखने मिल रहे हैं. और मंडप में देखो, एज सुन एज यू एंटर, आप जैसे स्टेप्स चढ़े हो, ओके, स्टेयरकेसेस, एंड यू स्टार्ट देयर इन द मुखमंडप. मुखमंडप होता है, मुखमंडप में ही खड़ा होकर द्वार को ही देखो. तो जो द्वार होते हैं मंदिर के, उसमें ऐसे लेयर्स होते हैं, जैसे हम पट्टी बोलते हैं. लेयर्स एज इन लाइक कि एज यू बॉर्डर पट्टीज होते हैं ना. हाँ. बॉर्डर पट्टी होते, पट्टी होता है. तो पट्टी को हम संस्कृत में शाखा बोलते हैं. सो उसको बोलते हैं द्वार शाखा. ऐसे मंदिरों में द्वार शाखा होते 3, 5, 7, 9, 11, जिसको चौखट बोल देंगे, मतलब जैसे दरवाजे का जो चौखट होता है. हाँ, एग्जैक्टली, जो बॉर्डर होता है ना डिजाइन वाला. हाँ, लाइक व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर कॉल्ड कि जैसे इट्स लाइक कि ऐसे छोटा छोटा होता चला जाता है. इट्स लाइक ब्रॉड है, फिर थोड़ा सा छोटा है, फिर छोटा. आप इसको फ्रैक्टल डिजाइन बोल रहे हो. हाँ, समथिंग लाइक ज्योमेट्रिकल डिजाइन. तो यहाँ पे क्या है ना, लेयर, जैसा दरवाजा द्वार बने हैं उसके ऊपर से और एक लेयर, ऐसे लेयर. करेक्ट. ऐसे द्वार शाखाएं जो है, जो बिगर टेम्पल है, उनका 12 लेयर्स है. अच्छा, 12 लेयर्स. आप कभी जाओगे तो फिर मैं व्यूअर्स को भी मैं बता रहा हूँ कि आप लोग आगे कभी जाएंगे सासबहू टेम्पल, यू वॉच दैट डोर फ्रेम, देयर आर 12 लेयर्स. व्हाट डज इट मीन, इतना डिटेल, इतना इंटीग्रेट अगर कोई. हाँ, मैं सिर्फ सासबहू टेम्पल का जो द्वार है उसके बारे में बताऊंगा 2-3 मिनट. जैसा कि वो, और ऐसे जो द्वार है बहुत रेयर है इंडिया में. एक कर्नाटका में एक जगह है लक्कुंडी. तो लक्कुंडी भी टेम्पल जो है वहाँ पे 12 लेयर्स है. और यहाँ पे 12 लेयर्स है. सो सासबहू टेम्पल का जो द्वार है दैट इज वन ऑफ द रेयर इन द कंट्री. वाओ.
अब उसका ब्यूटी कभी आपने ध्यान नहीं दिया, लोग आगे आगे जाएंगे, नहीं देते, ये बात सही है। हाँ, मगर आगे जाएंगे तो देखना कि वो द्वार कितना ब्यूटीफुल है। और ये नॉर्थ फेसिंग है, इट इज़ नॉर्थ फेसिंग, ओके, एंट्रेंस। और ये नॉर्थ फेसिंग एंट्रेंस में मैं आपको कुछ एलिमेंट्स समझा देता हूँ। जैसे होता है कि उनका जो लेयर्स होते हैं, एक उसमें कोई फ्लोरल डिज़ाइंस होते हैं, कोई लीव डिज़ाइंस होते हैं, कोई डिज़ाइन के ऊपर ऐसे होते हैं कि वाइफ एंड हस्बैंड खड़ा होते हैं, ओके, उसको बोलते हैं गंधर्व पट्टी। अच्छा, गंधर्व शाखा बोलते हैं। गंधर्व मतलब रिलेटेड टू रोमांस। तो ओके, मेल एंड फीमेल है। तो जब आप वहाँ पे जाके आप खड़े होते हो तो आपको टेम्पल्स जो होते हैं ना, टेम्पल्स नॉट ओनली द प्लेसेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दे आर ऑल्सो द प्लेसेस आपको गृहस्थ के लिए मोटिवेट करे। इंटरेस्टिंग। हाँ, उस समय में क्या होते थे पता है, जैसे भगवान को भी क्लासिफिकेशन किया हुआ है पता है मूर्ति को। जैसे एक होती योग मूर्ति होते है, एक भोग मूर्ति होता है। जो वाइफ के साथ है, कंसर्ट के साथ, उनको भोग मूर्ति कहते हैं। ओके, और जो अकेले होते हैं उसको योग मूर्ति कहते हैं। और उस समय में शिल्पशास्त्र कहते हैं कि जो योग मूर्ति है वो गांव से, जो सिटी होते हैं ना, वो दूर होंगे। अच्छा, जो भोग मूर्ति होते हैं वो सिटी के बीच में होंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रजा जाते हैं, देखते हैं, दे शुड डेवलप गृहस्थ एटीट्यूड, नॉट द सन्यासी एटीट्यूड। करेक्ट। क्यों? हम देश चलना है, देश आगे जाना है, हमारा नेक्स्ट डिसेंडेंट्स आना है, हमारा राज्य बड़ा होना है, ओके, युद्ध में जाना है, ये सब होते हैं। तो कैसे करेंगे इफ एवरीबडी इज बिकमिंग ए सन्यासी? तो टेम्पल्स यूज्ड टू मोटिवेट पीपल फॉर गृहस्थ, एंड दैट इज द रीजन आप टेम्पल के ऊपर काफ़ी एरोटिक स्कल्पचर्स आपको दिखते हैं, कामुक। दैट इज द रीजन, बिकॉज धर्म आर द काम मोक्ष है ना, तो काम इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। ओके, और टेम्पल्स उसको बहुत ब्यूटीफुली प्रमोट भी कर रहे हैं। करते हैं, हाँ, दे शुड। दैट इज़ हाउ। अब लोग कहीं पे भी मंदिर में चले जाते हैं, कहीं पे भी एक जगह कामुक से रिलेटेड, जैसे काम शिल्प जो है, काम कला यंत्र होते हैं, शिल्प होते हैं, एरोटिक स्कल्पचर होते हैं, बड़ा सरप्राइज होता है यार यहाँ पे भी है। बोलते हैं ना, रूल क्या है ना, लोगों को पता नहीं कि एवरी टेम्पल शुड हैव एरोटिक स्कल्पचर। ये रूल है। दैट इज व्हेन यू आर टेलिंग टू द पीपल ना काम के बारे में। अब मैं कोट कर देता हूँ, वैसे तो कॉन्टेक्स्ट नहीं है, बट देन एक महानारायण उपनिषद है, उपनिषद है, उसमें बोलते हैं कि कामो ही यज्ञो प्रथमम नयनम देवा आपुहु। कामो ही यज्ञ प्रथमम नयनम देवा आपुहु मतलब होता है जो आउट ऑफ द गॉड्स कामा इज द फर्स्ट गॉड। ओह, बिकॉज ही इज द रीजन फॉर क्रिएशन। करेक्ट। And if he is the reason for creation, and if that God is not on the temple, then what? So जो द्वार पट्टी है वहाँ पे गंधर्व शाखा है, जहाँ पे आपको मेल एंड फीमेल ओके हगिंग करते हुए बड़ा रोमांटिक पोजेस में आपको दिखते हैं। ऐसे आपको अलग अलग पट्टी होते हैं। मतलब जब द्वार एंट्रेंस होते हैं ना, आप एंट्रेंस में देखा होगा एक ऐसा राउंड सा स्ट्रक्चर सा, एक प्रोट्रूडेड स्ट्रक्चर, एक सेमी सर्कल सा होते हैं। वहाँ पे आपको ऐसा लता है पूरा घुमा हुआ दिखता है। उसको हम कहते हैं मंदारक। मंदारका कहते हैं। अच्छा। मंदारका मतलब क्या होता है कि बेसिकली अगर संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये होता है मैंग्रोव्स। ओके, मैंग्रोव प्लांट। और ये मैंग्रोव्स होते हैं जहाँ पे बहुत ऐसा सैल्टी वाटर्स होते हैं, समुद्र जैसा सुंदरबंस हो गया, मैंग्रोव्स हो गया, ओके, गहिरमाता उड़ीसा में हो गया, पिच्चावरम तमिलनाडु में, ये सब मैंग्रोव्स है। और ये मैंग्रोव्स प्लांट्स ऐसे होते कि एट द एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस में ये उगते हैं और कोई वेजिटेशन नहीं होता है मैंग्रोव्स के अलावा। मतलब नाउ दैट मंदारका दैट इज देयर एट द बेस ऑफ द द्वारा इज एक्सप्लेनिंग यू हैव टू बी लाइक मंदारका। दैट प्लेस इटसेल्फ इज वाटर प्लेस। ओके, समुद्र है वो, समुद्र में से क्या निकल रहे? मंदारका निकल रहे। नाउ व्हाट इज इट टेलिंग यू? इट इज दैट इज व्हाट इज गॉड इज, एंड दैट इज हाउ यू हैव टू बी under any non-favorable conditions. It is one that you have to survive, and it is that one God who is there. वो सिंबॉलिज्म देखो इन लोगों का, ब्यूटीफुल। वो मन, अब तो आप सीधा उसके ऊपर पाँव रखा उधर चले गए। सही बात है ना वो। हाँ, ये सासबहू टेम्पल में जब आप मुखमंडप में बैठ जाते हो वहाँ पे बड़ा ब्यूटीफुल मंदारक है डोर, और आप एक छलांग लगा के उस तरफ नहीं जा सकते हो, आप उसके ऊपर पाँव रखिएगा, उधर जाना पड़ता है, उतना मैजेस्टिक है। आप खजुराहो टेम्पल्स में चले जाएंगे तो वो तो 2-2, 3-3 लेयर्स है। मतलब वो जो खजुराहो टेम्पल्स है हाईएस्ट जेनिथ ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर है।
तो उससे भी तो आप देखो कि कितना ब्यूटीफुल इंटरप्रिटेशन है सास बहू जो द्वार है, मैजेस्टिक ऐसे। तो सास बहू मंदिर के अलावा एक मंदिर और है, तेली का मंदिर। बिल्कुल ठीक है, एक तो ये भी तेली का मंदिर एक बहुत अलग सा नाम है, और दूसरा ये इसका जो डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर है, ये बिल्कुल भी नॉर्थ इंडियन डिज़ाइन तो नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम साउथ। बिल्कुल। व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दिस डिज़ाइन? हाँ, ये मिथ है। अच्छा। हाँ, ये मिथ है कि ये साउथ से इंस्पायर्ड है। लोग बोलते हैं कि ये साउथ टेम्पल जैसा दिखता है, क्योंकि शायद वो द्रविडियन शैली ऐसे होते हैं कि आप कहीं पे भी इंटरनेट में देखो। जैसे मैं अभी मेरा किताब आने वाला है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, टेम्पल्स ऑफ ग्वालियर फोर्ट्रेस। तो उसमें मैंने 3 मंदिरों को स्पेशली लिया है, चतुर्भुज टेम्पल, सास बहू ट्विन टेम्पल्स का, और तेली का मंदिर। इन तीनों के बारे में मतलब बड़ा भव्य मंदिर। ऐसे ही ना कि चतुर्भुज क्यों स्पेशल है, दैट इज़ द ओनली रॉक कट टेम्पल इन द रीजन। ऐसे इसमें सास बहू तो फॉर इट्स ग्लोरी जो है, और तेली का मंदिर ऑल्सो फॉर इट्स ग्लोरी। अभी तेली का मंदिर क्यों इम्पोर्टेंट है, तो मैं ये काम करते करते मैंने देखा कि देयर इज़ अ स्टेटमेंट, बाबर ने बाबरनामा में ये मेंशन किया कि द ग्वालियर फोर्ट्रेस इज द जेम अमंग द इंडियन फोर्ट्स। मैंने पूरा जेम अमंग द इंडियन फोर्ट्स ऐसे 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 कहा उन्होंने। तो मैंने को बड़ा डाउट आया, बिकॉज ये तो पूरा तोड़ने वाले हैं। अब ग्वालियर फोर्ट को देख के इतना प्यार उनको क्यों आया? आई टुक आउट बाबरनामा, मैंने पूरा पढ़ा, देयर इज नो स्टेटमेंट। अच्छा, हाँ, स्टेटमेंट व्हाट वाज इट देन? ना नथिंग नथिंग इज रिटन। फिर मैंने बोला कि ये क्या हुआ। देन एक ग्वालियर फोर्ट्रेस बुक के एक ब्रिटिश ऑफिसर ने एक बार बहुत पुराना एक फोटोग्राफ्स डाल के एक छोटा सा मोनोलॉग निकाला था, एक मोनोग्राफ निकाले थे। उसमें उन्होंने अपना प्रीफेस में, छोटा सा प्रीफेस है, 1 पेज का प्रीफेस है, उस प्रीफेस में उन्होंने लिखा अपना व्यू, एंड लोगों ने उनका व्यू लेके बाबर को डाल दिया। अरे ऐसे तो ये ऐसे मिथ है, तो ऐसे चला आ रहा है। आप कहीं पे भी जाओ, कोई भी हर कोई उसी चीज़ को रिपीट करता जा रहा है, बाबर सेड मतलब बाबर कौन सा पेज में या कौन सा चैप्टर में कहाँ पे, क्योंकि उन्होंने बाबरनामा में बड़ा ब्यूटीफुली लिखा है, ईयर टू ईयर लिखा है कि कौन सा ईयर टू ईयर, डे टू डेट, मंथ टू मंथ उन्होंने लिखा है बाबरनामा। हाँ, ऐसा पूरा प्रॉपर तरीके से। व्हाट ही रोट अबाउट ग्वालियर? उन्होंने स्पेशली वो जब ग्वालियर आते हैं, हाउ ही हैज़ कैप्चर्ड द फोटो लेके, उसके बाद उन्होंने अपना ट्रैवल, मतलब होता है कि वो लेके लोकल को जो एक्सप्लोर किया है ना, वो बड़ा अच्छे तरीके से ये किया। एंड देन वो उर्वाही उनका एक, मैं देखो वो हमारा कॉन्टेक्स्ट नहीं है, सिर्फ ही बता रहा हूँ कि वो उर्वाही जो गेट है, अभी जो नीचे उतरते हैं, वहाँ से उतर रहे थे। उतरते समय उन्होंने पूरा जैन जो कोलोजल जो विग्रह है, मूर्तिज़ हैं, उन सबको तोड़वाया उन्होंने। बोलते कि इनको तोड़ा जाए, बिकॉज दे आर ऑल लुकिंग अप सीन। ये अपना किताब में लिखा है उन्होंने। अच्छा। एंड देन ही कम्स, एंड देन वहाँ पे आके, अभी वो दिखता नहीं है, देन ही जिस दिन कराए थे, वो जो उर्वाई का गेट है ना, एंट्रेंस, उसके ऊपर डेट लिखवाया था उन्होंने। अच्छा, ये बाबरनामा में लिखते हो। तो ऐसे, तो कमिंग बैक टू तेली का मंदिर का भी यही मिथ है। जैसे बाबर ने ऐसा प्रेज किया था, तो बोलते कि ये द्रविडियन टेम्पल है। बेसिकली मैं सबसे पहले बोल देता हूँ कि व्हाट इज़ इट। तो देखो, नॉर्थ इंडियन जो टेम्पल्स होते हैं उसको नागर शैली कहते हैं। नगर इसलिए कि जो नगर मतलब सिटी होते हैं। Correct. तो वंस अपॉन ए टाइम जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वगैरह होते थे वो सिटीज़ में हुआ करता था, ज़्यादातर अर्बन थिंग था। तो नगर में उत्पन्न हुआ, नगर मतलब होता है कैपिटल सिटी। जैसे राजा कैपिटल सिटी में रहता है, और कैपिटल सिटी जैसे ग्वालियर कैपिटल सिटी हो गया, तो ग्वालियर में चल रहा है, तो नगर में चल रहा है, तो नगर में जो मंदिर बन रहे हैं वो नगर शैली का मंदिर हो गया। ओके। और दक्षिण भारत में जो बन रहा है, जो मंदिर होते हैं, उसको द्रविड़ मंदिर कहते हैं, द्रविडियन टेम्पल्स, नागर द्रविड़। ये बेसिकली 2 क्लासिफिकेशंस है। और ऐसे नहीं कि दक्षिण भारत में नगर मंदिर नहीं है, ऐसे, मगर नॉर्थ उत्तर भारत की तरफ दक्षिण जो द्रविडियन टेम्पल्स होते हैं वो नहीं मिलते। तो इन लोगों को द्रविडियन टेम्पल के लगते बड़ा फैसिनेटिंग सा लगता है, ये द्रविडियन जैसा रख रहा है, तो लेट अस पुट दिस इज द ओनली द्रविडियन टेम्पल इन इंडिया इंस्पायर्ड। और ये कहानी बनाते हैं, जैसा होता है कि तेली का मंदिर है, तो ये बोलते हैं कि एक बंदा था, ऑयल मर्चेंट था, जो तेलंगाना से आए, उसका नाम था तेलवना। वो तेलवना ये मंदिर बनाया,
और वो बन गया तेली का मंदिर, ये कहानी बताते हैं। और ये द्रविडियन टेम्पल है, देखो द्रविडियन ऐसा। तो नगर शैली में ही बहुत अलग अलग शैली है। जैसे गुजरात की तरफ जाते हैं तो नगर टेम्पल ही होते हैं जो सोलंकी टेम्पल्स हुआ करते हैं। या राजस्थान और गुजरात रीजन में मरु गुर्जर टेम्पल्स कहते हैं, नगर शैली ही है, मरु गुर्जर कहते हैं। राजस्थान मरु प्रदेश एंड गुर्जर गुजरात प्रदेश। अब ईस्ट में चले जाएंगे, कलिंगा रीजन, कलिंगा में भी मंदिरें हैं, वो भी नगर मंदिर ही है, नगर शैली ही है, मगर उनको कलिंगा कहते हैं, तो लोकल वेरिएंट। करेक्ट। वैसे ही एक मंदिर स्टाइल है जिसका नाम है वल्लभी। अच्छा। इसका शिखर होते हैं जो नगर शैली ही है, मगर इनका शिखर क्या होते हैं कि ऐसा राउंड सा नहीं होते, एकदम फ्लैट सा होता है, बैरल शेप्ड होते हैं। उसको बेसिकली जो वर्ड यूज करना चाहिए बैरल, बैरल वॉल्ट है ये, बैरल शेप्ड दिखता है। और साउथ में भी मंदिरों के ऊपर बैरल शेप दिखता है, मतलब देयर आर नो कर्व्स, एजेस होते हैं उसमें, ऐसा। हाँ, ऐसे बैरल शेप तरह राउंड होते हैं ऊपर, और साइड्स में एक डिजाइन होता है ऐसे। तो इनको लगा कि ये वल्लभी स्टाइल है। मैं अब दोबारा व्यूअर्स ये शब्द याद रखिए कि वल्लभी शिखर है, ये नगर शैली ही है। और इसका प्रिकर्सर कहाँ पे होता, आपको उत्तराखंड चले जाएंगे तो एक जगह है बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम, हाँ, बागेश्वर वहाँ पे एक लोग कहते हैं कि ज्योतिर्लिंग तो नहीं है मगर ज्योतिर्लिंग टाइप मानते हैं, वहाँ पे है। सो वहाँ पे सारे मंदिरें हैं, वल्लभी शैली के मंदिरें हैं। अच्छा। ऐसे सेम स्टाइल, छोटे छोटे होते हैं। उतना दूर क्या है, यहाँ से 25 किलोमीटर के दूर में एक जगह है नरेश्वर। नरेश्वर जगह है, नरेश्वर चले जाएंगे। नरेश्वर में तो छोटे छोटे काफ़ी मंदिर वल्लभी स्टाइल में है। अच्छा। हाँ, तो नरेश्वर में देख के उससे इंस्पायर होके ये बनाया इन लोगों ने, ओह, वल्लभी स्टाइल। तो नरेश्वर में यहाँ से पहले मंदिर है वैसे ही स्टाइल में बना। हाँ, इससे भी काफ़ी पुराना मंदिर है वो, कम से कम 200 साल पुराना तो है तेली के मंदिर से एटलीस्ट। तो वहाँ से इंस्पायर्ड है, उसी स्टाइल है। ओके। तो तेली का मंदिर है, ये नहीं कह सकते कि वहाँ से इंस्पायर्ड है, उनको देख के बनाया, वो स्टाइल था ही, तो उससे प्रिकर्सर है, इसलिए हम बोलते हैं कि वहाँ से इंस्पायर्ड ये होते। मगर इसका स्पेशलिटी है कि इंडिया में इतना बड़ा वल्लभी मंदिर, जो वल्लभी शिखर का मंदिर कहीं है नहीं, सिर्फ दिस इज द ओनली वन, ओनली वन इन द ग्वालियर। तेली का मंदिर इज द लार्जेस्ट वल्लभी शिखरा मंदिर इन द कंट्री। हाउ डज इट गेट इट्स नेम, तेली का मंदिर? अभी हाँ, उसकी कहानी में आता है। सो बेसिकली हमारा जो हिंदू संप्रदाय होते हैं उसमें होता है कि जो मेल गॉड्स होते हैं उनका जो गर्भगृह होता है, हमारे शास्त्र कहते हैं, बाद में हम शास्त्र से भटक गए, अलग बात है, कि स्क्वायर होता है। अच्छा। गर्भगृह स्क्वायर होता है, मगर देवी जो होता है ना, देवी का जो गर्भगृह होता है ना, वो रेक्टेंगल होता है। ओह, मैंने कभी नोटिस नहीं किया ये होता है। मतलब आज भी ऐसा होता है? आज भी ऐसा होता है, काफ़ी जगह फॉलो करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, आई एम ए मैन, व्हेन आई एम एक्सटेंडेड, मतलब मेरा एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं ना, व्हेन डू आई एक्सटेंड? आई एक्सटेंड व्हेन देयर इज फीमेल विथ मी, व्हेन आई एम मैरिड। सो स्क्वायर इज ए man, let us say. So how do you make it female, how do you make it extended? When you make it rectangle. Okay. So that rectangle is considered feminine. Square is masculine, rectangle is feminine. So my extended portion is my wife, feminine. And then the creation is possible. So जो देवी का मंदिर हुआ करते थे वो रेक्टेंगल हुआ करते थे हमेशा। So सबसे पहली पॉइंट, तेली का मंदिर जो है, आप उसका स्ट्रक्चर, गर्भगृह और पूरा स्ट्रक्चर देख के ये कह सकते हैं कि दैट इज ए शक्ति टेम्पल डेडिकेटेड टू गॉडेस। फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट हम ऐसे वन स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो आपको दिखता भी है कि जो मंदिर के आसपास में ऊपर नीचे काफ़ी सरस्वती और अलग अलग जो शक्ति होते हैं उनकी मूर्तियाँ हैं, दुर्गा है वैसे। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है कि तेली का मंदिर कैसे, तो शक्ति है। शक्ति में एक कॉन्सेप्ट होते हैं दश महाविद्यास, जो 10 फॉर्म्स ऑफ गॉडेस। ओके। उनमें 2 नेम होते हैं जो बड़ा फेमस है, जिसका नाम है तारा त्रिपुरी। तारा का मंदिर या त्रिपुरी का मंदिर। तारा का मंदिर धीरे धीरे जाते तेली का मंदिर बन गया। देयर आर फेयर चांसेस। सो जैसा ये लोग कहते हैं कि एक ऑयल मर्चेंट आया, मैं ये कहानी बता देता हूँ, ऑयल मर्चेंट ने इसको बनवाया, ऐसे बोल रहे हैं। तो आप ये बताओ, हमारे इंडिया में कितने ऑयल मर्चेंट्स होते हैं? बहुत हुआ करते थे।
तो ऑयल मर्चेंट्स कहीं दूसरी जगह भी कहीं जगह ये बनवाए टेम्पल को होंगे, हाँ। बनवाए होंगे. एंड अब देखो नाउ लेट अस से कि दे हैव मेड सम स्मॉलर टेम्पल्स हियर एंड देयर वैसा. But this temple and the size, I said ना, that is the largest massive वल्लभी style of temple in the country. इतना ज़्यादा बड़ा वल्लभी आपको मिलता ही नहीं है. कलिंगा एरिया में भी काफ़ी वल्लभी टेम्पल्स है, मतलब नॉट दिस मैजेस्टिक. तो एक मर्चेंट को इतना बड़ा टेम्पल स्पॉन्सर करना इज वेरी डिफिकल्ट. करेक्ट. इट गिवन द मीन्स फैक्ट जब किसी न किसी राजा का रूल भी चल रहा है. हाँ, इट मीन्स ये जो टेम्पल है ना, दैट इज पॉसिबल ओनली अंडर द पैटर्नाइजेशन ऑफ द किंग. हाँ, जब पैटर्नाइजेशन, आप ये साइज देख के, कैलकुलेशन देख के जब आप देखते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज ओनली पॉसिबल अंडर द पैटर्नाइजेशन ऑफ ए किंग. तो फर्स्ट पॉइंट जो है ये ऑयल मर्चेंट ने बनाया वो कैंसिल हो जाता है, खत्म. मतलब ना तीली का मंदिर क्यों आया, ना बोलते कि अगर वो शक्ति का टेम्पल है, वो तो मैंने बोला क्लियर रेक्टेंगल गर्भगृह है, तो दैट इज़ अ शक्ति मंदिर. आइकनोग्राफी डिटेल्स के ऊपर भी बेस करके हम कह सकते हैं ये शक्ति का मंदिर है. अगर शक्ति होते तो उसमें दश महाविद्यास में 2 लोग हैं, एक त्रिपुरी है, त्रिपुरी की मंदिर, तारा का मंदिर, तारा का त्रिपुरा, तारा त्रिपुरा धीरे धीरे जाके तेली का मंदिर बन गए. देयर आर फेयर चांसेस ऐसे. दैट इज सो इंटरेस्टिंग. अब इसके बारे में नाउ प्रेजेंट जनरेशन जो लोग हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं. यू डू रिसर्च ऑन इट, करेक्ट. यू ट्राई टू आइडेंटिफाई. मैंने तो इतने तो बताया. आई सेड दैट वाज अ शक्ति टेम्पल बेस्ड ऑन द आइकनोग्राफिक डिटेल्स. एंड आई एम आल्सो सेइंग कि पैटर्नाइजेशन ऑफ किंग इज इम्पोर्टेंट फॉर सच ह्यूज टेम्पल, अदरवाइज नॉट पॉसिबल. तो फिर वहाँ पे कोई नाउ ये साउथ से आया ऑयल मर्चेंट, तेलवना या तेलंगाना से आया, उन्होंने बनाया. क्यों? क्योंकि देश से कि वो सबसे मिथ शुरू होता है बिकॉज इट लुक्स लाइक ए साउथ इंडियन आर्किटेक्चर. तो मैंने ही पहले बताया कि साउथ इंडियन है ही नहीं, तो ए पर्सन कमिंग फ्रॉम द साउथ एंड गेटिंग इट डन, तो वहाँ पे प्रश्न उठता ही नहीं. वो रूल आउट हो जाती है पॉसिबिलिटी, बिकॉज रूल आउट हो जाता है. करेक्ट. तो ऐसे. बट देन स्टिल लॉट ऑफ रिसर्चर्स एंड पीपल जो भी है, दे कैन क्वेश्चन, they can counter it, they can come with the figures, more evidences, because always. But then Teli ka mandir doesn't sound very nice. Tara ka mandir, fair chances. Okay, because the chief deity inside that temple must have been Tara or Tripuri. क्योंकि जैसे for example अभी what is there right now? Now there is nothing. It is just a monument. हाँ, just वैसे देखो, as a person who do lot of research in temples, मैं तो ये नहीं कह सकता वो monument है. It is a temple, no doubt. तो लोगों को people do perform पूजास करते नहीं है, ओके, मगर करना चाहिए. वो तो ASI के अंडर है, कंट्रोल में है. सो दैट इज, अगर मैं बोलूँगा भी कि वहाँ पे पूजा करना चाहिए, दैट विल बिकम ए कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट. वाई? बिकॉज इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ ASI. तो ASI के कंट्रोल में होते तो बहुत इधर उधर कुछ इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे वर्शिप वगैरह अलाउ करते हैं. जैसे खजुराहो में है जगदम्बी टेम्पल है, जगदम्बी माता का. तो जो नवरात्रि आता है तो वो नवरात्रि के दिन वो पूरा खुला रखते हैं. सो वहाँ पे वो इम्पोर्टेंस देते हैं लोगों का आस्था को, स्पिरिचुअलिटी, बिलीफ को. बेसिकली हमारा सोसाइटी में ये बिलीफ होता है कि एक बार मंदिर तोड़ा गया तो वहाँ पे जाते नहीं है. तो ऐसे, बट विच इज़ अगेन हमारा ही शास्त्र हमारे ऊपर ही एक श्राप जैसा बन गया. क्योंकि आप खंडित है तो पूजा नहीं करो. तो आप एक बात मुझे बताओ कि अगर तारा या त्रिपुरी है, ऐसे एक भव्य मूर्ति बना के एक ऐसा तेली का मंदिर दूसरा बना पाओगे? सही बात है, नहीं बना पाओगे. अगर नहीं बना पाओगे तो फिर जो है उसको एम्ब्रेस करो ना, अपना अपनाओ, अपना के फिर मूर्ति रखा के फिर अपना मंदिर को बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करके पूजा करो. क्योंकि आप देखो 1000 साल पहले किसी ने बनाया ऐसा, और आज भी आप जब उसके सामने खड़े हो जाते हो तो आप छोटा लगते हो. यू लुक वेरी स्मॉल. करेक्ट. मतलब होता है कि इन ग्रैंड्योर, इन थॉट, इन इमेजिनेशन हम उनके सामने बहुत छोटे हैं. जब ऐसा है तो अपनाओ, यू जस्ट एम्ब्रेस इट, क्योंकि हमारा एंसेस्टर्स का वेल्थ है. करेक्ट. इसी चीज़ में मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है, वो ये है कि वी डोंट सी दीज मॉडर्न टेम्पल्स दीज डेज. मतलब आज मॉडर्न टेम्पल्स ना उतने भव्य वो बन रहे हैं, बट मतलब लाइक उसके पीछे कुछ और बात हो सकती है, कुछ और चीज़ हो सकती है. बट यार तब तो स्टेट्स भी बहुत छोटे होते थे. एक राजा के लिए या किसी राज्य के लिए मंदिर बनाना, और इतने भव्य, इतने बेहतरीन मंदिर, चाहे वो उनके आर्किटेक्चर को ले लो या फिर उनकी हेरिटेज, उसके पीछे की कहानी को ले लो, कुछ भी चीज़ ले लो. वाई फॉर अ किंग इट वॉज सो इम्पॉर्टेंट टू हैव अ टेम्पल लाइक दैट? हाँ,
सबसे पहले हम एक छोटा सा क्लैरिटी ये करते हैं कि जो टेम्पल अभी जो नया नया टेम्पल्स बनते हैं और उस समय में टेम्पल्स बनते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस कैसे मैं बता देता हूँ। अभी टेम्पल्स बनते हैं, दे डू नॉट पे अटेंशन टू स्कल्पचर के ऊपर कोई अटेंशन नहीं रखते। अब देखो फॉर एग्जांपल आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, बाहर की तरफ जो दीवार होते हैं उनके ऊपर काफ़ी मूर्तियाँ होते हैं। अभी मंदिरों में मूर्तियाँ नहीं रखते क्योंकि खर्चा बहुत होता है ना। अब बहुत खर्चा होता है मंदिर बनाने में, और होता है कि एक एक मूर्ति 1-1 लाख 2-2 लाख 3-3 लाख के होते हैं। अब गर्भगृह में मूर्ति लाने के लिए हमारा जान निकल जाता है। बिल्कुल सही। तो बाहर पूरा मूर्तियाँ बनवाओगे तो कितना समय कितना पैसा लगेगा और कितने वर्षों की मेहनत लगेगी। लगता है आप किताब में अपने एक जगह लिखा है कि एक एक स्टोन को 26 दिन तक उसको कुछ तो भी काम किया गया, देन इट वाज पुट अप। हाँ, ऐसा होता है कि आप एक एक स्टोन को इतने इतने दिन कर रहे हैं, और ऐसा होता है कि 100 लोग वहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं, और एक एक स्टोन को टेस्ट किया जाएगा, कंप्लीट है तब वो चढ़ाया जाएगा। उसमें भी लेवल ऑफ वर्क होता है, इतना लेवल ऑफ काम करके चढ़ाते हैं। फिर वहाँ पे जाने के बाद फिर दोबारा वहाँ पे होता है, ऊपर जाने के बाद काम होता है ऐसे। तो अब जो मंदिरें होते हैं, और ऊपर पुराना मंदिरें क्या होते थे, इट्स नॉट ओल्डन टेम्पल्स, ओल्ड समय के जो मंदिरें होते हैं, दैट इज़ नॉट जस्ट फॉर स्पिरिचुअलिटी, पूजा एंड दर्शन ना। हाँ, दे आर फॉर एजुकेशन ऑल्सो। ओके, वहाँ पे एजुकेशन हुआ करता था। लो आपने गया तो अब जैसे मेरे छोटे बेबी को, मेरे डॉटर को लेके जा रहा हूँ मंदिर में, तो जाते 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 वहाँ पे दुर्गा दिखा, दुर्गा इज किलिंग समबडी। तो माई डॉटर विल आस्क, डैडी ये कौन है? मैं बोलता दुर्गा। बोलते कि किसको मार रहा है? हुम इज शी किलिंग? तो मैं बताऊँगी शी इज़ किलिंग महिषासुर। Then I will tell her the story. Then it gets imprinted in her mind. तो that is a kind of education to the generations. अब spirituality भी हो रहा है, learning भी हो रहा है, okay? अब धर्मार्थ काम मोक्ष भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, सब हो रहा है। दान भी हो रहे हैं, दक्षिणा भी हो रहा है, आपको प्रसाद भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, अन्न प्रसादम अन्नदानम भी हो रहा है, ओके, डोनेशंस भी हो रहा है, सब चल रहा है, राजा भी आ रहा है, ये सब हो रहा है। बट आज का टेम्पल क्या है? यू डोंट हैव एपिसोड्स। तो टुडेज टेम्पल इज ओनली वन स्ट्रेट गोल, सीधा गर्भगृह में पहुंचो, भगवान के दर्शन करो, वापस आ जाओ। आया तो है, दैट इज़ द रीज़न। आप देखो उस समय में मंदिरों में जाते थे, हमारे सारे फैमिलीज़ में ओके जो होते थे, सबको कहानियाँ पता होता था हमारे धर्म से रिलेटेड। आज के बच्चों को कहानियाँ नहीं पता होता है। क्यों? क्योंकि वो दिखते नहीं है ना कहीं। करेक्ट। नाउ एक्सेप्ट योर पूजा रूम इन द होम और द टेम्पल, देयर इज नो प्लेस वेयर यू कम अक्रॉस दिस एपिसोड्स। तो कैसा पता चलेगा? मंदिर हमारे लिए वैसे भी अब रिचुअल्स की ही, मतलब रिचुअल्स को पूरा करने के लिए हम जा रहे हैं बस। यू आर नॉट एट ऑल इनटू लर्निंग। ट्रू दैट। यू आर नॉट एट ऑल इनटू एनलाइटनमेंट। ट्रू। तो उसको आप जैसे होते कि एक धारणा होता है, जैसे जो अष्टांग योगा, अष्टांग योगा होता है। अष्टांग योगा में जो फर्स्ट 5 एलिमेंट्स को चुके, जैसे 6, 7 होता है कि ध्यान जो होता है कि फिर धारणा आता है, धारणा के बाद फिर नेक्स्ट जो आता है ना वो समाधि होता है। ऐसे जो अल्टीमेट उससे एक स्टेप पहले, 2 स्टेप पहले कि आपको धारणा मतलब होता है कि एक मूर्ति को देख के आपका पूरा माइंड उनके ऊपर निग्रहित करना धारण होता है। अब धारणा भी होता ही नहीं है, क्योंकि गर्भगृह में तो जाके मूर्ति तो है, धारण तो कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको रुकने देते, 1 सेकंड में फेंक दिया। बिल्कुल। और आप जरा सी झलक आप मूर्ति के पास जाते हो और आप उतने में आपका आप धारणा सब उतने में ही करना है, उतने में ही करना है। और ये कितना मतलब लाइक कितना रश में होता है। कई बार ये चीज़ है कि आई डोंट फील गुड ऑल्सो जब मैं मंदिर में जाता हूँ, व्हेन आई एम पुश्ड अवे, सो आई स्टॉप गोइंग टू मंदिर्स, क्योंकि पर्टिकुलरली उन दिनों में जब क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज वो टेम्पल में जितने भी एलिमेंट्स है, इससे पहले आपको बहुत एंगेज रखते थे। सो आपने वहाँ पे भी मिस कर दिया, आपने समय नहीं मिला। बाहर आ जाओ, बैठो, मूर्ति पूरा वॉल में दिख रहे हैं, आप धारणा ले लो, ध्यान करो। अब नाउ यू कैन नॉट, तो वो मिसिंग है। तो नाउ टेम्पल्स एंड द अर्लियर टेम्पल्स देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। करेक्ट। ओके। तो अब सिर्फ यहाँ पे जो बहुत बड़ा डिफरेंस है वो है कि आर्किटेक्चर की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस थी, एंड इट हैज़ अ लाइक सोशल, स्पिरिचुअल, एजुकेशनल इम्पॉर्टेंस, जो कि आज पूरी तरीके से मिस आउट हो गई है, मंदिरों से गायब हो चुकी है। अब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट, जब जो आपने क्वेश्चन पूछा था वो बात है कि राजा की मंदिरें बनाना। उस समय में तो पॉपुलेशन कम होते थे उतना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो ग्वालियर फोर्ट्रेस की बात चल रहा है, तो ग्वालियर जितना भव्य है जो फोर्ट्रेस है, उसके आसपास पूरा पॉपुलेशन होते थे।
जो रॉयल फैमिलीज ऊपर रहते थे, किला वगैरह सब करते थे, और उसके अंदर भी पॉपुलेशन होता था। Correct. और जो भी बच गए थोड़ा बहुत जो है नीचे होते थे, फिर आर्मी भी वगैरह भी ये सब होता था ऐसे। तो उस समय में कम होते थे। जब भी टेम्पल कंस्ट्रक्ट करना होता है तो मान लो आसपास के 1000 लोग, 1500, 2000, 3000 ये सब लोग काम में लग जाते थे। और दूर थे उससे सबसे पहले पत्थर लेके आओ, पत्थर को काटो पहले। और काटने का भी टेक्निक होता था। रात को क्या करते थे, उसमें छोटे छोटे होल बना के उसके अंदर जो लकड़ी होते हैं ना, लकड़ी घुसा देते थे और उसके ऊपर पानी डाल के चले जाते थे। ओह। और सुबह जब आते थे वो पत्थर ऐसे लकड़ी फूल जाती थी। फूल जाते थे और पत्थर फट जाता था। क्या बात है यार। पत्थर ऐसे काटते थे। तो पत्थर लेके आओ वहाँ से, क्वारी से पत्थर, फिर आप शेप्स वगैरह सोच के होल्स बना के पत्थर को काटो। करेक्ट। फिर डिसाइड करो कि कौन सा पत्थर कहाँ जाएगा। हाँ। फिर होता है कि ये काटने वाले तक और ट्रांसपोर्ट करने वाले अलग ग्रुप होता है। फिर उसके ऊपर शिल्पकला करने वाले अलग ग्रुप होते हैं। फिर इंस्ट्रक्शन करने वाला स्थापति अलग होता है। सो आपको मुहूर्त लगाने वाला ज्योतिष, जो कि ज्योतिषकार होता है। फिर उसके बाद स्थापति होता है, ओके। फिर शिल्पकार होता है। तो ये सारे जो होते हैं अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। अब ये बना रहे ना, होल सोसाइटी इज इन्वॉल्व इन बिल्डिंग ए टेम्पल। सब बने हैं। और राजा, नो व्हाट इज राजा डूइंग? राजा इज पैटर्नाइजिंग, ही इज प्रोवाइडिंग ऑल द फाइनेंस। नाउ व्हेन ही इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। ओके। ही इज जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। 1500, 2000, 3000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट है। और कितने दिन के लिए? टेम्पल्स वेर बिल्ट फॉर 100 ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कौन से टेम्पल्स? एक टेम्पल जैसा साउथ में चले जाओगे, कर्नाटका में बेलूर चन्नकेशव टेम्पल है। छोटा टेम्पल है, बहुत भव्य है, भव्य, बहुत बड़ा नहीं है, मगर ऐसा कि इट टुक 100 ईयर्स फॉर इट टू बिल्ड। जैसे कैलाशनाथ एलोरा टेम्पल है, अगर 20 साल लगा, 30 साल लगा, 40 साल लगा, ऐसे लगते थे। मतलब इट यूज टू टेक डिकेड्स, 10-10 साल, 20-20 साल लगते थे। मतलब यू आर हैविंग एम्प्लॉयमेंट फॉर होल दैट पीरियड। एंड जब टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी हो रहा है ना, तो इट इज़ लाइक लैबोरेटरी। जैसे मेरा फादर है, मान लो वो शिल्पी का काम कर रहे हैं कि सास बहू टेम्पल बनाने में, तो मेरा बेटा आएगा वहाँ पे, मेरे साथ बैठ के क्या करेगा? सीखेगा। क्या बात है। सो नाउ यू आर टीचिंग लाइव टू द नेक्स्ट जनरेशन। ऐसा होता था। फिर चलो टेम्पल तो बन गया, ओके, खड़ा करके अपने पूरा टेम्पल बना दिया। बनाने के बाद क्या होता है कि नाउ रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस, लोग आना, दूर दूर से आना, लोग आते थे, फिर दान दक्षिणा करते थे, उससे अन्नदान चलता था। फिर ये होता है कि टेम्पल रन करने के लिए स्टाफ क्वार्टर्स हुआ करते थे, जिसको हम कहते हैं अग्रहार, जहाँ पे प्रीस्ट का एक घर हुआ करता था। जैसा होता है कि जो टीचर, गुरुकुल होते थे, गुरुकुल टेम्पल में चलता था, वहाँ वेद अभ्यास। जैसा होता है कि टेम्पल एंटर करोगे ना, जैसा फॉर एग्जांपल मैं सास बहू एग्जांपल ही ले रहा हूँ, या आप ले लो छोटा सास जो बहू टेम्पल है, जो स्मॉलर टेम्पल है, दोनों के एग्जांपल ले लो। जैसे एंटर करते हैं ना, ये एक स्टेज जैसा होता है, ऐसा आसन जैसा होता है, उसको बोलते हैं कक्षासन। अच्छा। आप हमेशा याद रखना, आगे भी जाओगे ना कोई भी टेम्पल में, देखना मुखमंडप में एंटर करते हैं ना, दोनों तरफ एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म चबूतरा टाइप होता है जो। यस एग्जैक्टली, उसको बोलते हैं कक्षासन, कक्ष आसन। तो वहाँ पे क्या करते थे पता है? सारे जो वेद अभ्यास करने वाले स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठ के वेद मंत्र को उच्चारण करते थे। नाउ दैट इज ए प्रैक्टिस। आप तो प्रैक्टिस तो कर रहे हो ना, वेयर डू यू रिसाइट, हाउ डू यू रिसाइट? आपको प्रैक्टिस क्या है? बोलते बैठो कक्षासन में बैठ के रिसाइट करो, तो वहाँ पे जाके बच्चे बैठ के रिसाइट करते हैं। डेजिग्नेटेड प्लेस है जहाँ पे जाके बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। इट इज लाइक प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर यू। इट्स लाइक अ स्कूल बेसिकली। स्कूल तो गुरुकुल हो गया, अग्रहार हो गया, प्रीस्ट रहने के लिए। फिर मैंने ओके ये भी है कि जैसे टेम्पल है, जैसे ओके हम चतुर्भुज टेम्पल जो है, 0 इंस्क्रिप्शन, तो बोलते कि ना द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन। एक होते हैं बख्शाली स्क्रिप्ट है, जो तिब्बत का है, जो शारदा लिपि में एक बख्शाली मनुस्क्रिप्ट बोल के, वो मनुस्क्रिप्ट है, कागज जैसा होता है कि उसमें लिखा हुआ है 0 इज देयर, दैट इज द ओल्डेस्ट, बट देन ऑन स्टोन दिस इज द ओल्डेस्ट। अच्छा, इससे आगे भी होगा, हमें तो मिला नहीं, दिस इज एज ऑफ नाउ दिस इज द ओल्डेस्ट इन स्टोन, इसलिए इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। अब ये है, तो वहाँ पे लिखा है, उसमें जो चतुर्भुज टेम्पल का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें लिखा है 270 हस्तास, मतलब होते गज, जो होते कि 270 गज का जो लैंड है वो चतुर्भुज टेम्पल के लिए दिया गया था। ओके, नाउ व्हाट विल पीपल डू इज एदर प्रीस्ट और समबडी विल बी कल्टिवेटिंग, वो लैंड को एग्रीकल्चर करेगा।
और उसी लैंड में से जो माला सारी चीज़ें फूल वगैरह आते हैं वो टेम्पल में चढ़ते हैं, भगवान को चढ़ते हैं। और उसमें मेंशन किया जैसे 270 में 0 आया ऐसा होता है। और बोलते कि वो जो 270 जो गज का जो लैंड होते हैं वो तो वहाँ से जो फूल आते थे उससे कितने बनते थे, 50 गार्लैंड्स बनते थे, 50 माला बनते थे। वो 50 माला चतुर्भुज को चढ़ते थे। क्या बात है। तो देखो 50 में 0 आया, 270 में, तो लैंड भी टेम्पल्स का हुआ करता था। तो लैंड, देयर इज अ लैंड डेडिकेटेड टू टेम्पल, ज्वेलरी डेडिकेटेड टू टेम्पल। जैसे साउथ में चले जाएंगे ना, बृहदीश्वरा टेम्पल का जो बेसमेंट होता है ना, बेसमेंट में बहुत लंबा लंबा ओके इंस्क्रिप्शंस है वहाँ पे, जो राजराज चोला ने लिखवाया है। वो लिखवाते हैं कि उनको मंदिर में दिया जलाने के लिए घी चाहिए था। ओके। तो उन्होंने क्या किया पता है, जो ये होता है ना गडरियाज होते थे ना, तो उन्होंने गडरियाज को लेके आया, उनके लिए सेपरेट स्टाफ क्वार्टर्स बनवाया। वो बोलते कि आप इस घरों में रहेंगे और जो जितने भी ओके बेड वगैरह इनको जो ओके पालन वगैरह करते हैं, इसमें से जो दूध आता है, दूध से घी निकलेगा और घी मंदिर में दिया जलने के लिए जाएगा। ऐसे होते थे। मतलब देखो, नौ पैस्टोरल कम्युनिटी, जो नोमैडिक कम्युनिटीज होते थे, उनके लिए घरे बनते थे, वहाँ पे रहते थे और गाय भैंस वगैरह का ओके ख्याल रखते थे। उससे जो दूध से घी आता था वो मंदिर दिया जलाने में चले जाता था। क्या बात है। अब ऐसे देखो, आप वेरी सस्टेनेबल सिस्टम आल्सो। एग्जैक्टली। मैं इसको बोलते कि एक मेरे को याद नहीं आ रहा, राइटर उनका है, उन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम है धर्मानॉमिक्स। धर्मानॉमिक्स, ओके। हाँ, बड़ा ब्यूटीफुल वर्ड है। देखो धर्मानॉम, इसको बोलते हैं टेम्पल इकोनॉमी। हाँ, कि यू हैव, देखो सिंपल है, इंडिया में जितने भी टेम्पल सिटीज है ना वो सब रिच है। चिदम्बरम हो गया, फिर श्रीरंगम, रामेश्वरम, मदुरई मीनाक्षी टेम्पल, मथुरा, अयोध्या, काशी। आप यू टेक एनी टेम्पल, ट्रू दैट, दे आर रिच। व्हाई? बिकॉज द टेम्पल इज सस्टेनिंग द इकोनॉमी देयर। करेक्ट। एंड इट इज बिल्डिंग द इकोसिस्टम इन अ वे कि इतना ज़्यादा रिसोर्सेज घूम रहा है, एंड इट इज नर्चरिंग एवरीबडी। इट डज। एंड दैट इज हाउ, देखो हमारा जो पूर्वज, आवर एंसेस्टर्स, स्पेशली द किंग्स, दे वर नॉट मैड. Why would they spend all their money in building this beautiful temple? The first thing is their belief. True. They used to always believe that they are the servants of the gods. They were God fearing. क्योंकि God fearing is the one who is what do you say कि God fearing वही होते हैं जो अपना जिंदगी में बड़ा punctual होता है. That is very important for a king. He has to be very active, spiritual, punctual. तो होता था. And then he used to, for his favorite god, he used to build a magnificent temple, which was taken care by the society. Society देखभाल करते थे, तो उनके लिए दान दक्षिणा होता था ऐसे. तो they used to sponsor silver, they used to give gold, they used to give money. और मैंने यहाँ तक है कि इसमें लिखा है कि some percentage, whatever the revenue that they are getting, इसमें से 20%, 30%, 40% जो टैक्स होता था, जो रेवेन्यू होते थे, वो टेम्पल के लिए जाता था मेंटेनेंस में. ओके. हाँ, मस्ट. इसमें भी आप सास बहू टेम्पल का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें लिखा हुआ है, इट इज़ रिटन कि दिस मच अमाउंट, इवन इन द चतुर्भुज टेम्पल ऑल्सो, इतना अमाउंट जो टैक्स अमाउंट है वो यहाँ पे जाएगा टेम्पल मेंटेनेंस के लिए. ओके. हाँ, मतलब फॉर फ्यूचर मेंटेनेंस व्हाट एवर इट मे बी. तो ऐसा होता है कि वो इतना सस्टेनेबल इकोनॉमी होता था कि राजा हो या ना हो, कुछ चेंज, ओके, जो भी सब कुछ चेंज हो गया, बट थिंग्स यूज्ड टू गो ऑन. आई थिंक इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, क्योंकि मंदिर एक ऐसी जगह है जिसके साथ हर इंसान के सेंटिमेंट्स हैं, बिलीफ है, फेथ है. तो एवरी सिटीजन ऑफ द नगर वुड गो एक्स्ट्रा माइल कि यार मंदिर के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो, बिकॉज इट इज़ नर्चरिंग बैक ऑल्सो. यस, दे यूज्ड टू, डोनेशंस होते थे, अन्नदान होता था. अब फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट गिव समथिंग, तो खेती कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल फार्मर है, तो क्या करते थे, एक बोरी चावल लेके जाके डाल के आते थे. अब वो सोचते थे कि यार भगवान के लिए तो कर रहा है, एंड वी आर गिविंग बैक इट टू द सोसाइटी ऑल्सो. आपने एक बोरी चावल डाल के आया मंदिर में, जिसके वजह से अन्नदान हो रहा है, तो वो तो 100 को फीड करेगा. सो दिस मॉडल वॉज अ ब्यूटिफुल मॉडल. As soon as, that is the reason, as soon as the invasions happened in India, the first system that they have ransacked and plundered is the temple system. Because they realize कि ये society का central. Simple है. Why was Somnath sacked so many times? Because they thought कि the power of these people comes from the God inside the temple.
बोलते कि देखो मैं In order to break the motivation of people. The invaders are seeing that these people are giving their life standing before the God so that nothing happens to the God. भगवान को कुछ ना हो जाए, ये तो पूरा मर रहे हैं वन बाय वन, ये तो काटा जा रहा है, तो काट रहे हैं, गला काट रहे हैं, तो ये डर ही नहीं रहे, हट ही नहीं रहे, तो किसके तो भगवान की मतलब भगवान इतना पावरफुल है कि उनसे इनका पावर इतना आता है, तो थोड़ा इसको ऐसा होता था। फ्रॉम देन ऑन मतलब उन्होंने कोई मंदिर ऐसा छोड़ा नहीं कि जिसको हाँ, और ये मंदिर ऐसा है, रैंसैक प्लंडर हुआ तो ऑब्वियसली हिंदू सोसाइटी क्या करते हैं, जो खंडित होते हैं तो उसको लेते नहीं है, तो यू हैव डिस्टेंस्ड योरसेल्फ फ्रॉम द ब्यूटीफुल टेम्पल्स। ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि नेक्स्ट जो है, एज सून एज ब्रिटिशर्स हैव कम, द फर्स्ट थिंग दे हैव डन इज दे हैव फिनिश्ड द गुरुकुल सिस्टम। तब तक तो चल रहा था, लोग पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, अपना वेदों को, उपनिषदों को कंठस्थ कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। अब जैसे ये लोग आया, गुरुकुल को ख़त्म कर दिया एंड वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ पे मैकॉले बोलते हैं, मैकॉले एजुकेशन बोलते हैं कि जैसे उनका जो चार्टर आया तो ख़त्म। नो व्हाट हैज़ हैपेंड, तो हमारा ग्रंथ पढ़ना ही बंद कर दिया। तो आई एम सेइंग ग्वालियर में, और सोचो कि 1000 ईयर्स पहले जब चतुर्भुज टेम्पल, सास बहू टेम्पल, तेली का मंदिर जो प्राइम में थे, जब चल रहे थे, लोग आ रहे थे, अब लोग आना भी कैसे हैं, होते कि लोग स्टेयर्स चढ़ के मंदिर जा रहे हैं, आ रहे हैं, फॉर देम इट इज़ लाइक यात्रा। कितना ब्यूटीफुल हुआ करता होगा। ओके, जो एक रिवर है, रिवर पार करके जा रहे थे, रिवर बड़ा ब्यूटीफुल से उस समय में फ्लो करते होंगे। दैट इमेजिन आप एक बार जब रेलवे स्टेशन, ग्वालियर रेलवे स्टेशन हो गया या कोई जगह हो गया, वहाँ पे खड़ा होकर एकदम जब किले की तरफ देखेंगे, देन यू जस्ट हैव टू इमेजिन कि कितना भव्य सीन हुआ करता था उस समय 1000 ईयर्स अगो। और मैं और एक बड़ा अद्भुत चीज़ बता दें, मैं हमेशा हर जगह बताता हूँ कि ये जो टेम्पल्स अभी है ना, ये दिस आर ऑल नेकेड टेम्पल्स। ऐसा नहीं हुआ करते थे, सारे पत्थर के ऊपर पीओपी होता था, लॉट ऑफ एम्बेलिशमेंट और वो सब। हाँ, पीओपी होते थे, उसके ऊपर से फिर नेचुरल कलर से, जैसे फॉर एग्जांपल एक विष्णु मूर्ति आपने सास बहू मंदिर में देखा, स्टोन के है, मगर स्टोन के नहीं होते थे, वो स्टोन के ऊपर से पीओपी डालता था। प्लास्टर होते थे, वाइट सा प्लास्टर, उसके ऊपर नेचुरल कलर से कलरिंग होता था। इसका मतलब उनका ज्वेलरी गोल्ड का दिखता था, उनका अगर कपड़ा है ग्रीन का है तो ग्रीन का धोती हुआ करते थे। सो इमेजिन कि कितना ब्यूटीफुल हुआ करते थे वो टेम्पल्स। और कितने रिच शिल्पकार उस समय रहे होंगे जो वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाते थे। एक्सेलेंट शिल्पकार विद लॉट ऑफ पेशेंस, बहुत पेशेंस। आप देखो कि अब विष्णु का जैसे बोलते कि हरिसदन है, सास बहू टेम्पल है, उसमें मूर्ति होना चाहिए, तो लाइफ साइज मूर्ति होते हैं, नॉट लेस देन, जैसे 108 इंचेस का मूर्ति हुआ करता था। तो 108 इंचेस का मूर्ति जो होते हैं उसको बोलते हैं कि संपूर्ण मूर्ति, उत्तम मूर्ति कहते हैं। 108 इंचेस का मूर्ति होता है तो भव्य मूर्ति है, तो उसको मूर्ति को बनाना है तो परसेंट इट टेक्स 1 ईयर, इट टेक्स 6 months to 1 year एवरी डे, अगर कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली आप काम कर रहे हैं तो। नाउ लुक एट द डेडिकेशन, कि वो उनके लिए बनाना तपस्या है। और ऊपर से दूसरे भी होते कि उनका हेल्थ जो होते हैं, कि जैसे मूर्ति बना रहे हैं वो उपवास रखते थे। अच्छा, दे यूज्ड टू फास्टिंग करते थे, स्नान करते थे, उसके बाद पूजा करते थे। उस शिला का पूजा होता है, बिना पूजे किए शिला को ये नक्काशी करते नहीं है, कार्व नहीं करते, पूजा करते। आई थिंक आज भी कुछ लोग हैं जो मतलब इस चीज़ को, ट्रेडिशन को अलाइव रखें कि वो अपने हाँ बिल्कुल ये करते हैं, किसी भी चीज़ को प्रणाम करके परमिशन लेते हैं शिला से, मैं आपको नक्काशी करने वाला हूँ, और उनको सॉरी भी कहते हैं कि ऐसे बोलते नौ। और उनका जब शिला का कितना भाग्य है कि दैट इज गोना बिकम ए गॉड एंड यू विल बी वर्शिप्ड फॉर जनरेशंस बाय थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो उनको बड़ा प्यार करते थे, जो शिल्पी होते थे पत्थर को बहुत प्यार करते थे, उसको उनके साथ उनका सख्यत होता था। जैसा नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं ना, ये सख्यता जो होते हैं, जैसा कुचेल और कृष्ण का जो फ्रेंडशिप होते हैं, जो सख्यता, वैसा टाइप हो जाता है शिल्पी मूर्ति के साथ। और बोलते हैं एंड नाउ यू हैव टू हैव लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर योर सेंसेस। जैसे होते कि आप मूर्ति बना रहे हो धीरे धीरे से, आप चिज़ल और हैमर लेके कर रहे हो, डस्ट निकलेगा,
आपका डस्ट आपके नाक के अंदर चले गया, आप छींकोगे, बनाते बनाते छींकोगे तो आपका चांसेस है कि आपका चिजल रॉन्ग साइड में चले जाए, हिट कर गई कोई नाक, कोई कान या आँख कुछ टूट जाए, तो फिर वो खंडित मूर्ति हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो क्या करोगे? देन द पर्सन हु इज डूइंग द शिल्पी योगा करना, ध्यान करना, मेडिटेशन, उनके बॉडी सेंसेस के ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि द डस्ट एंड वॉट एवर इज हैपनिंग इन एंड अराउंड यू डजंट मैटर फॉर यू। आई नो अ पेंटर, इनकी एज है करीब 70 के आसपास। ही डज दिस क्रॉस हैचिंग, ठीक है, बहुत ही माइन्यूट, मतलब उनकी जो पेंटिंग्स होती हैं, ही इज़ अ प्रोमिनेंट पेंटर। तो वो जब ऐसे ऐसे हैच करते हैं ना, बहुत 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 माइन्यूट यूँ करते हैं, एंड ही हैज़ गॉट सम परमानेंट डैमेज टू हिज स्पाइन, ओके, to his shoulder. This I'm talking about right now, these days when the science has evolved so much. तब उनको ये चीज़ हो रही है। एंड आई कैन इमेजिन जब आप ये बता रहे हो कि वो जो शिल्पकारों पे क्या गुजरती होगी, किस किस लेवल का प्रिसीजन होगा, कईयों के लिए तो शायद वो लाइफ टाइम प्रोजेक्ट होगा। बिल्कुल नहीं, दे यूज टू, ऐसा होता है कि उनका एथिक्स एंड वैल्यूज़, जैसे होता है इनका एथिक्स होता है कि चप्पल नहीं पहनेंगे शिल्प करते समय, और धुला हुआ कपड़े ही पहन के आएंगे, क्या बात है, नहा के ही आएंगे, पूजा करके आएंगे, उपवास रखेंगे, और जितना उस मूर्ति के प्रति जो रिचुअल्स होना चाहिए वो सारे नियम फॉलो करते हैं। ऐसे इतना स्ट्रिक्टली करते हैं, मतलब दैट इज द डेडिकेशन। देखो मूर्ति में प्राण किस लिए आते हैं? बिकॉज दे ब्रिंग द प्राण इनटू मूर्ति, अपना डेडिकेशन से। एंड देन हम उसको पूरा, जैसे होती है कि रामलला का मूर्ति अभी अयोध्या मंदिर में है, जैसा होता है कि आप जनरेशंस टुगेदर विल वर्शिप इट। ट्रू। क्योंकि अरुण योगीराज जो उन्होंने बनाया था, उन्होंने भी, अब उनका फोटोज़ वगैरह एक दो उन्होंने शेयर किया था सोशल मीडिया में, बट उन्होंने जब बनाए थे ना तो वो दिखाया था एक दो जगह कि कैसे पूजा कर रहे हैं पहले शिला को, फिर उसके ऊपर नक्काशी करेंगे, ऐसे। तो राव भाई, ये बड़ी फैसिनेटिंग स्टोरीज हैं इन टेम्पल्स की, सालों के इन्विजन, नेचुरल वेरिएंट है, जैसे आप बता रहे हो कि पीओपी का पूरा लेप होता था और अब वो सब चीज़ें जा चुकी हैं, तो कैसे ये आज भी खड़े हैं इस नेचुरल वेरिएंट से लेके इन्वेजन? कैसे, मतलब लाइक व्हाट इज स्पेशल अबाउट इट, और ये कैसे प्रिजर्वेशन कैसे हुई है इनकी? देख, सबसे पहली बात तो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस या फ्रॉम द टाइम ब्रिटिशर्स हैव अराइव्ड, जब से ब्रिटिशर्स आए हैं तो इनका देखभाल करना शुरू हो गया। तो उनको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाना, कॉम्पाउंड बनाना, वो जिस स्थिति में उसी स्थिति में रख के थोड़ा बहुत रेनोवेशन वगैरह करके करना, ये सब करते आ रहे हैं। तो देयर इज़ ग्रेट रोल ऑफ, ओके। देखो, इसका मतलब ये नहीं कि हम ब्रिटिशर्स को किसी भी तरह हम उनका गुण गा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ज़ीरो। बट देन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट उन्होंने प्रॉपर तरीके से जगह वगैरह बनाया, उनको इधर उधर थोड़ा सा साफ़ किया जगह को, और ASI बनाया। ASI एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज टेक केयर ऑफ द टेम्पल्स, जो भी है वैसे। अच्छा, ये ASI ब्रिटिशर्स ने बनाया था? ब्रिटिशर्स ने बनाया, ओके। द फर्स्ट, जिसमें अलेक्जेंडर का जो ही वाज द फर्स्ट जनरल, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ ASI, ओके, वो थे। तो फिर ये कर रहे थे ऐसे। बट देन जो रैंसैक हुआ था, जो इस्लामिक इन्वेजन्स की वजह से सत्यानाश वगैरह कर दिया, द बेस्ट थिंग इज़, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कम्स, कि आज भी ये टेम्पल्स इतना भव्य खड़े हैं कि उनका मटेरियल, द मटेरियल दैट हैज़ बीन यूज्ड, कि स्टोन इज़ जो स्पेशली सेंट्रल इंडिया में जो है सैंडस्टोन इस्तेमाल किया गया। सैंडस्टोन बड़ा लंबे टाइम तक रहता है, दो इट इज़ अ सैंडस्टोन, इट स्टेज फॉर लॉन्ग टाइम। ये ग्वालियर में ही अवेलेबल, यहीं से खोदा गया स्टोन है या फिर कहाँ से आता है? ये आसपास से, ओके, बिकॉज ये ग्वालियर के आसपास सारा क्षेत्र, स्पेशली आप कितने भी कहो नॉर्थ इंडिया लिविंग द हिमालयस, आप सरप्राइज हो जाएंगे, हिमालयस का पत्थर क्वालिटी पत्थर नहीं है। हाँ, तो क्योंकि यंग पत्थर, क्योंकि हिमालयस आर कॉल्ड एज यंगेस्ट माउंटेन्स, और उनका पत्थर बहुत अच्छा क्वालिटी का बना ही नहीं। तो आप हिमालयस का मंदिर जो होते हैं ना, उन पर हिमालयन का पत्थर नहीं यूज़ करते। आप इसलिए हिमालयन मंदिरों में जाएंगे ना, आप लकड़ी से बना हुआ मूर्तियाँ मिलते हैं, बिकॉज दैट स्टोन इज़ नॉट सूटेबल। और पूरा सेंट्रल इंडिया, आप नॉर्थ एंड सेंट्रल, ईस्ट वेस्ट ये देखेंगे, यहाँ पे जो पत्थर होते हैं वो सैंडस्टोन का होता है, बलुआ पत्थर जो नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, तो उसी से बनते हैं। और ये बहुत अच्छा होता है आर्ट करने के लिए, बिकॉज दे आर सॉफ्ट एंड देन दे आर स्टोन्स। आप जितना जैसा चाहे वैसा उसको मोल्ड कर, वैक्स की तरह मोल्ड कर सकते हैं। अरे वाह! इसलिए इंट्रिकेसी जो नगर टेम्पल्स में होते हैं वो कोई दूसरे टेम्पल्स में नहीं होते। मैं बोलो ना, एग्जांपल आपको समझ रहे हैं ना, आप सास बहू टेम्पल में, बड़ा जो सास टेम्पल है उसके सामने जाके खड़ा हो जाओ,
and then look at the intricacy that they have done, especially the pillars of जो बिगर सासभाऊ टेम्पल, मैग्निफिसेंट. आपको पूरा एरिया में 200-300 किलोमीटर तक उतना भव्य पिलर आपको नहीं दिखेंगे. बिल्कुल सही बात है. और वो जो बहुत एजी जो काम होता है, आई हैव नॉट द राइट वर्ड फॉर इट, बट आपको बहुत बहुत शार्प एजेस समझ में आते हैं आफ्टर 1000 ईयर्स. मैं बोल रहा हूँ 1000 ईयर्स पहले जो होता था, आफ्टर 70 to 60% ऑफ इट इज लॉस्ट. तब भी आपको इतना सरप्राइज होता है. सोचो कि अगर नहीं होता तो कितना होता होगा. ऐसे इतना भव्य हुआ करते थे. ऐसे आप इमेजिन नहीं कर सकते आज की डेट में कि आप जो आज का ह्यूमन बना रहा है वो 100 साल 200 साल 500 साल टिकेगी चीज़. बिल्कुल. एंड दूसरा इंपॉर्टेंट टेक्निक है एज अ स्टोन के बाद ये जो बनाते थे, दे यूज्ड टू यूज़ द टेक्निक ऑफ इंटरलॉकिंग. इंटरलॉकिंग टेक्निक्स जैसा होता है कि ओके आप एक स्टोन दूसरा स्टोन के ऊपर कैसे ले, सीमेंटिंग मटेरियल इस्तेमाल नहीं करते थे. ओके सीमेंटिंग मटेरियल इस्तेमाल करते तो फिर वो कभी ना कभी गल जाता है. ओके उसका लाइफ नहीं होता है. तो एक दूसरे के ऊपर रख के इंटरलॉक करना. तो सारे इंडिया के टेम्पल्स जितने भी सारे ऑल द टेम्पल्स आर इंटरलॉकिंग टेम्पल्स जो पुराने होते हैं. एंड आप उन टेम्पल्स को सारा निकाल सकते हो जैसे जिग्सॉ पजल की तरह, और दूसरा जगह लेके जा सकते हो और फिर उसको जोड़ भी सकते हो. आई थिंक यही चीज़ बटेश्वरा टेम्पल्स में भी हुई जहाँ पे उन्होंने दोबारा से उसको कर रहे हैं, इसको रिसेट किया था. आपको मंदिर के बारे में आपको 10 बार विजिट करोगे ना, आपको पता चल जाता है कि कौन सा पत्थर कहाँ जाएगा. यू जस्ट विजिट 10 times, आपको समझ में आएगा ये पत्थर तो यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, ये तो अनफिटिंग लग रहा है. तो आर्कियोलॉजिस्ट यही स्टडी करते हैं, टेम्पल एलिमेंट्स को स्टडी करके वो समझते हैं कि ये पत्थर कहाँ जाएगा ना. वो धीरे धीरे अरेंज करते जो के मोहम्मद जी ने बटेश्वर में किया वैसे अरेंज करते रिस्टोरेशन कर जाते हैं ऐसे. तो 2 reasons, वन इज स्टोन एंड अनदर वाज इंटरलॉकिंग सिस्टम. इसके वजह से ओके ये है. एंड ऊपर से नो रैंसैक तो हुआ, प्लंडर तो हुआ, सारा मूर्तियाँ जितने भी तोड़ा गया है, मंदिर भी बहुत गिर गए हैं. जैसे सासभाऊ टेम्पल का शिखर ही नहीं है, छोटे वाले का भी शिखर ही नहीं है, ऐसे हैं. मगर ये है स्टिल आप कितना तोड़ोगे बताओ. सच ए ह्यूज टेम्पल सासभाऊ टेम्पल, आप कितना तोड़ोगे मरते मारते. एंड ऊपर से जब रैंसैक प्लंडर होता था ना टेम्पल्स का, देयर वाज आल्सो वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेडर्स. बोलते इट वाज यूज्ड एज ए शेल्टर. अच्छा शेल्टर तो है, पूरा निकाल दोगे. करेक्ट. तो आपको जिससे आपत्ति था मूर्ति सब तो टूट गया, अब तो कुछ बचा है ही नहीं, तो क्या है, तो यूज इट एज ए शेल्टर. सो दे वर यूजिंग देम एज ए शेल्टर्स ऑल्सो. कभी कभी अबैंडन कर देते थे जब चले जाते थे, और शेल्टर्स की तरह इस्तेमाल करते थे. एंड मोर ओवर देयर यूज्ड टू बी लॉट ऑफ वेल्थ देयर, तो वेल्थ को लेके जाते थे. तो ऐसे, तो दैट इज़ वन रीज़न. तो अभी तक ओके फॉर thousands of years they are Preservation. still, they are remaining. There is one more thing which is very interesting and it has a lot of significance. वो है जैनिज्म इन ग्वालियर. हाँ, तो उसके बारे में बताइए कि कैसे, मतलब लाइक आज हम जैन मूर्तियाँ भी देखते हैं किले के नीचे, गोपाचल है, ऑल दैट. लाइक व्हाट्स द स्टोरी अबाउट कैसे जैनिज्म प्रोपगेट हुआ और कैसे को एग्जिस्ट करते थे सारी चीज़ें. आप देखो सबसे पहले कि दिस जैनिज्म, बुद्धिज़्म एंड हिंदुइज़्म जो सेपरेट है, वो कॉन्सेप्ट सेपरेट है ही नहीं. दे ऑल कम फ्रॉम द सेम. जैसे एक माधवाचार्य हुआ करता था कर्नाटका में. तो माधवाचार्य ने एक किताब लिखा है, पुस्तक लिखा है जिसका नाम है सर्वदर्शन संग्रह. अच्छा. सर्वदर्शन संग्रह में वो इन सब चीज़ों को आपने उनको दर्शन की तरह बताते हैं, अलग अलग दर्शन है, अलग अलग फिलॉसफी से. बट देन जैसा ब्रिटिशर्स या प्रेजेंट जो वेस्टर्न या व्हाट यू से कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस, वन फिलॉसफी अगेंस्ट अनदर, बुद्धिज़्म अगेंस्ट हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म अगेंस्ट जैनिज़्म, ऐसा करते हैं. दैट बिल्कुल वो है ही नहीं. आई विल गिव यू वन गुड एग्जांपल. उसके बाद फिर हम डिस्कशन में चले जाते हैं. जैसे बुद्ध का जब ज्ञानोदय हो गया तो उनको पता नहीं चला था कि क्या करना है बोध गया में. ओके ही हैज़ अटेन्ड द एनलाइटनमेंट, व्हाट टू डू. तो उनके पास ब्रह्मा आता है और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना नॉलेज लोगों को शेयर करो. नाउ हु इज़ ब्रह्मा? Hindu god. Now see how the philosophies are connected. And Buddha himself is considered as one of the avatars of Vishnu. दशावतार में आता है. And take Jainism. In Jainism, Saraswati is important goddess. हाँ. और सरस्वती, उनके पूरे जितने भी मंदिर होते हैं, मंदिरों में विद्या देवी कहते हैं. सरस्वती इज कॉल्ड विद्या देवी. इंद्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट गॉड इन जैनिज्म.
ओके, शची देवी जो इंदिरा का जो वाइफ है, शी इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट. देर इज ए गॉडेस कॉल्ड एज चक्रेश्वरी, जो चक्र को धारण करते हैं, बेसिकली वैष्णवी. शी इज इम्पोर्टेंट. अब देखिए, हाउ डू यू डिफरेंशिएट देम? आप नहीं कर सकते. जो वैष्णव पंथ है वो आज के जो जनरेशन वाले हैं, अगर इस वाला जो जाल है इसमें फंसे हो ना, देन यू आर डूइंग ग्रेट डिसर्विस टू योर ओन रिलीजन, योर ओन फिलोसफी. कॉलेज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बिल्कुल नहीं पढ़ना है. देर ऑल वन. नाउ कमिंग कि नाउ आप देखो कि कोई भी बादामी ले लो, पटडकल ले लो, कि महाबलीपुरम, केव टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु, केव टेम्पल्स ऑफ कर्नाटका, केव टेम्पल्स ऑफ महाराष्ट्र, केव टेम्पल्स ऑफ बिहार, कहीं पे भी ले लो, यू विल सी बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म टुगेदर. इनमें लड़ाई नहीं होता था कि राजा बुद्धिस्ट होते थे, अपना मंत्री हिंदू होते थे, राजा हिंदू होते थे, उनके जो मंत्री होते थे वो जैन होते थे. दैट इज व्हाट मैं बोलता हूँ कि ग्वालियर इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस फॉर प्लेस ऑफ जैन्स एंड विथ गुड नंबर ऑफ पॉपुलेशन. एंड आई रेस्पेक्ट जैन पॉपुलेशन ए लॉट बिकॉज दे हैव zero complaints because they are the real minority in India. Yes or no? बोलते कभी आपने जैन को सड़क के ऊपर उतर के दंगे करने देखा आपने? दे डोंट डू बिजनेस, बिकॉज उनके जो होते हैं अनुव्रतास, दिग्व्रतास, उनकी फिलोसफी होते हैं कि व्हाट आर द जॉब्स दैट दे कैन डू एंड दे कैन नॉट डू. सो आउट ऑफ दैट टीचिंग दे कैन डू वेरी नाइसली. तो काफ़ी लोग टीचर्स बनते हैं, एकेडमिशियंस बनते हैं, बिजनेस दे कैन डू बिकॉज नथिंग इज हार्म्ड देयर. करेक्ट. So you'd see lot of business, पूरा ग्वालियर खड़े हैं, the lot of business people who are Jains. जैन कम्युनिटी है. तो ये समय है राजा मानसिंह तोमर के समय में. उनके जो मिनिस्टर्स हुआ करते थे, they were all Jains. Oh. Now Raja Mansingh, okay, we are talking about the 13th, 14th century, and because all his ministers are the Jains, they wanted their places of worship. And पूरा जो उर्वाही जो वैली है और गोपांचल ओके पर्वत जो ईस्ट फेसिंग वैली है, एक जगह नहीं, जैसे दोंदो गेट है, ओके, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्वालियर किला, वहाँ पे भी जैन केव्स है. देन ईस्टर्न पार्ट है गोपांचल पर्वत, वहाँ पे भी है. ओके, जो सिद्धांचल है, तो जो उर्वाही गेट है, तो वहाँ पे भी पूरा आपको दोनों तरफ ओके ये है. एंड देर इज़ ऑल्सो माता त्रिशला पर्वत, जब माता त्रिशला इज़ द मदर ऑफ महावीर, उनके मदर है, तो उनका भी पर्वत है वहाँ पे. मतलब बताए कि पूरा किले के चारों तरफ जैन ही जैन से. नाउ राजा मानसिंह वाज वेरी कंफर्टेबल एंड हैप्पी दैट फॉर हिज मिनिस्टर्स ही कैन हैव एंड दे हैव. सो ग्वालियर जो जैन, उसको बोलते जैन कोलोज है, कोलोजल स्टैचूज है, बहुत 70-60 फीट हाई है, बहुत ज़्यादा. सो अब तो इधर उधर मैनुअली रिसेंटली नया सा मॉडर्न सा मूर्तियाँ बनाए इधर उधर, इसलिए बोलते हैं. अदरवाइज अगर मॉडर्न मूर्तियाँ नहीं होते, दिस इज़ द लार्जेस्ट एंड मैग्निफिसेंट जैन कोलोजल स्टैचूज इन द कंट्री, जो ग्वालियर में है. आपको इतना ब्यूटीफुल मिलता नहीं है जैसे देवगढ़. These are also monolithic because वो all carved on the same hillock. अब कार्विंग ही नहीं है, इतना ब्यूटीफुल कार्विंग है. अब जो दिखता है ना आपको कार्विंग किया, उसके सामने छत हुआ करता था. अच्छा, आर्टिफिशियल वुडन स्ट्रक्चर्स होते थे, जैसे होते कि मार्केट में टेंट होता है ना, ऐसा रखा जाता था. डेकोरेशंस हुआ करते थे, इसके ऊपर से पीओपी होते थे, वहाँ पे डे एंड नाइट रिचुअल्स चलता था. एंड इमेजिन कि कैसे होते थे. पीपल यूज्ड टू स्टे देयर, दूर दूर से दिगंबर साधुज वहाँ पे आते थे, बैठते थे, अपना इसको जो समोशरण वो इसको बोलते कि लेक्चर्स देते थे, लोग वहाँ पे ओके सुनते थे. अब तो कुछ बचा नहीं. अब लोगों ने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो भी खंडित हैं, इसलिए खंडित है. अब तो बेसिकली छोड़ना वैसे तो है, कुछ लोग जाते रहते हैं. अभी भी गोपांचल पर्वत है, इट इज़ टेकन केयर बाय द जैन पीपल. बड़ा वहाँ पे कोई खाना लेके जाना, पानी लेके जाना, जो कपल्स जाके उस पवित्र प्लेस को ख़राब करना वगैरह अलो नहीं करते, फिर भी है. बट मुझे लगता है कि उर्वाही को और क्लेम करना चाहिए. उर्वाही इज़ मैग्निफिसेंट. उनका जो जैसे उनके जो जितने भी तीर्थंकर है, द टीचिंग गॉड्स, सो वो सब वहाँ पे खड़े हैं, खड्ग मुद्रा में हैं, अलग अलग है. ओके, आइकोनोग्राफी है. बहुत लोग भी, हिंदू भी हो, जैन हो, कोई भी हो, बुद्धिस्ट भी हो, अपना आइकोनोग्राफी पूरा भूल गया. उनको पता ही नहीं, अपना तीर्थंकर को ओके आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं. तो इन दिस होल रीजन मैं बोल रहा हूँ कि जो उर्वाही वैली है और उनके जो जैन कोलोजल मूर्तिज़ हैं, दे आर वन ऑफ इट्स काइंड.
भव्य है, आपको आसपास में कहीं नहीं दिखेगा। आप आसपास के पूरे इंडिया में नहीं दिखेगा। आप मुझे चैलेंज करके दिखाएंगे, देखो यहाँ पे जैन केव्स जो है इतना भव्य है, तो देखना ऐसे दैट ग्रेट। मतलब कि जैन हेरिटेज इज लॉट इन ग्वालियर। और ग्वालियर के जैन्स वो रियलाइज नहीं कर पाए तो वो तो उनका गलती है। यू आर नॉट रियलाइजिंग द योर हेरिटेज दैट इज देयर। भव्य है, ओके, मैग्निफिसेंट ऐसे। एंड बट देन दैट ट्रेडिशन कम्स फ्रॉम राजा मान सिंह। राजा मान सिंह, ऑल क्रेडिट टू हिम। सो वॉट एवर ग्वालियर इज टुडे, क्योंकि हम बोलते हैं कि तानसेन की नगरी है, यूनेस्को द सिटी ऑफ म्यूजिक हम कहते हैं, है ना, मान सिंह की नगरी कहते हैं, ओके। ऊपर उन्होंने पूरा जो महल बनाया है, एक समय में उसको कहते हैं कि चित्र मंदिर। चित्र मंदिर कहते हैं, चित्र मंदिर इसलिए कहते हैं कि उन्होंने जो बनाया है, आप जैसे पेंटिंग करते हैं ना, इमेजिनेट करके जैसे बड़ा ओके ऐसे कलर्स डालते हैं, हाँ, एक चित्रपट जो होते हैं वैसा दिखता था वो, विद ब्यूटीफुल टाइलिंग्स, ग्रीन, ब्लू, येलो। I think it is the only colorful fort in India. In India, and it will be also. It was, and it will be, because उस समय में 600-700 years ago, he has spent a lot of energy. Okay, and one good thing that he has done is whatever the temples are there, चतुर्भुज हो गया, सास बहू, तेली का मंदिर, from these temple traditions he has copied the architectural elements into the fort and palace. तो आपको उनको फोर्ट देखने से ऐसा लगता है कि दिस इज द ट्रू हिंदू फोर्ट। बाकी जब होता है कि बाकी एसिमिलेशन हो गया, Correct. कुछ एलिमेंट्स इधर उधर से आ गया, काफी कुछ हो गया, मगर यहाँ पे आप देखोगे ना जो तो प्रॉपर छतरी, हाँ छतरियाँ देखेंगे तो बड़ा सरप्राइजिंग है, इतना भव्य है एंड ऑल दैट। और यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस भी है, जैसे जैन मोनोलिथिक जो स्टैचूज कोलोजेज है, उसके ऊपर जो बेस होते हैं वहाँ पे काफ़ी इंस्क्रिप्शन से लिखा है किसने कब बनवाया था, कौन सा समय में, कौन कौन उनका स्पॉन्सरर्स थे, कौन मंत्री था। तो ये मेरे ख्याल से सेंचुरीज का काम रहा होगा। हाँ, सेंचुरीज का काम, एक बार में नहीं। दे मस्ट हैव टेकन सम 30 years, 40 years, 20 years, around 2 decades, 3 decades, but then they have the whole hillock, पूरा पहाड़ को इन्होंने चट्टान को निकाल के बनाया। एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुली प्लेस्ड ऑल्सो कि आप जाते हो ऊपर चढ़ने के रास्ते में आपको पूरा रास्ता जो है वो आपको सारे स्टैचूज मिलते हैं। बिल्कुल, ये जैसा होता है कि जो पेट्रा, जॉर्डन का जो पेट्रा, वन ऑफ द यूनेस्को जो साइट है, वो तो बोलते हैं 7 wonders ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। आप उसके देखो, दूर से देखेंगे तो सिंपल लगता है, आपको फील करना है ना, आप जाओ, जैसे स्टेप्स है, स्टेयरकेस के पास खड़ा हो जाओ एंड देन लुक एट इट, आपको कैसा लग रहा है। पेट्रा ऑफ जॉर्डन, ऐसा लगता है कि एक बड़ा सा कोलोसल स्टैचू है वहाँ पे सामने, और आप उसके सामने अब तक है 40-50 फीट्स का, 60 फीट्स का, 70 फीट्स का, अब उसमें यू आर ओके 1/10 ऑफ इट। आप देखो कि कितना साइज है यार। इस बात से मेरे को एक चीज़, मुझे आप ये बताओ कि अगली बार अगर मंदिर जाना है, हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन अब क्या देखना चाहिए? हाउ टू सी द मैग्निफिसेंस इन दोज टेम्पल्स, आइकोनोग्राफी, उसका क्या देखना क्या चाहिए हमें? देखो, व्हाट वी शुड लुक फॉर। दिस इज ऑल टुगेदर ए होल सेपरेट डिस्कशन। ये पूरा अलग ही है कि क्या देखना चाहिए, कैसे देखना, मतलब ये समझ, मैं ये पहले यहाँ से 2-4 पॉइंट्स हाँ यहाँ से शुरू करना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू गो टू द टेम्पल, you directly get into the Garbhagriha, no doubt, but then worship the God, come out, and then don't just go back to your home. एक बार ना दोबारा जाके कि हर पिलर, मंडप, गर्भगृह, ओके, छत, ओके, डिज़ाइंस, दीवारें, दरवाजे, ये सारे चीज़ें बाहर शिखर, यू ऑब्जर्व ऑल दिस एलिमेंट्स, हर चीज़ को एक बार देखो। देखने से ना आपको काफ़ी चीज़ें लगता है कि ये मैं जानता हूँ इनके बारे में, ठीक है। अगर नहीं जानते तो ये क्या है, यू जस्ट आस्क ए क्वेश्चन फॉर योर सेल्फ। जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि मंदिर के सामने ऑलवेज टेम्पल इज एट ए हाइट। जो हाइट होता है ना उसको हम कहते हैं जगत, ओके, जगती कहते हैं। जगती मतलब होता है कि दुनिया, और दुनिया के ऊपर भगवान बैठे। There is a meaning and logic for the terminology that they have given. And वो जगती जो है, प्लेटफॉर्म आप चढ़ रहे हो, you have a staircase. That staircase is called सोफान मार्ग। सोफान मार्ग, हाँ, सोफान मार्ग बोलते हैं। सोफान मतलब होता है स्वर्ग, ओके। तो सोफान मार्ग मतलब होता है कि वे टू हेवन। सो जगती है, that is the world, above the world there is God,
okay, and you are climbing the staircase so far marked to the heaven. It means you are going to the heaven, and who is the heaven there? Where the God is. अब देखो now symbolism. True. तो नाउ नेक्स्ट टाइम वेन एवर ओके समबडी आप या कोई भी विजिट करते हैं तो सबसे पहले समझो कि ये क्या है. देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग दैट दे हैव मेड. हर चीज़ में एक रीज़न है. वो रीज़न क्या है इनको समझना है. अब क्वेश्चन करो. जैसे होता है कि आपने कोई शेर सा कोई मुख देखा. जैसे होता है कि टेम्पल का पिलर है, पिलर के ऊपर ओके घंटिका से बेल्स हैं, हैंगिंग है, या कोई बंदा ऐसा बैठा है जो छत को ऐसा पकड़ के बैठे हैं. तो कि वो बंदा कौन है, उनका क्या नाम, उनका भी नाम होता है. नाम क्या है. पिलर्स ऐसे होते हैं कि पिलर्स 4 साइड्स पिलर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्ड पिलर्स होते हैं, तो राउंड पिलर्स होते हैं, उनका भी नाम होते हैं. जैसे होते हैं कि अच्छा. हाँ, जैसे 4 साइडेड पिलर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मकंठ पिलर बोलते हैं. तो ब्रह्म का 4 फेसेस है. करेक्ट. और ब्रह्मकंठ पिलर. अगर वो 8 होते थे विष्णुकंठ पिलर बोलते हैं. अगर राउंड है शिवलिंग की तरह वो रुद्र पिलर होता है. तो ऐसे पिलर्स का भी नाम होता है. तो लाइक दिस टेम्पल में हर एलिमेंट का एक नाम है और उनका एक इम्पोर्टेंस होता है. तो वो अभी क्या है ना, नाउ डिस्कशंस बाद में. पहले सजेशन टू यू इज़ आप उसको ऑब्जर्व करो, नोट करो कि अच्छा यहाँ पे पिलर में ये एलिमेंट है. तो क्वेश्चन करो कि वाई दिस एलिमेंट इज़ देयर, ये क्यों है. सो दिस इज़ हाउ इट हैज़ टू स्टार्ट. दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड विद मी ऑल्सो. मतलब कि ये क्यों है. अगर किसी ने एक मेरे को ऐसा होता है कि मैं एक बुक पढ़ रहा था, एक SP गुप्ता का एक बड़ा अच्छा किताब है जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्ट. वो पढ़ रहा था. Okay. तो उसमें ये लिखा है कि जैसे इसको बोलते हैं शिखर, ऐसा बोलते ये क्या मंडप है. मतलब अगर इसका नाम शिखर है तो बाकी तो पार्ट्स है, इसके नाम भी तो होना चाहिए. ओके. हमारे एंसेस्टर्स ऐसे कैसे बनाए मंदिर को कि एक का नाम शिखर दे दिया और एक का नाम आमल का बोल के दे दिया और इसको स्तंभ कह रहे हैं, अब बाकी पार्ट्स को कोई नाम ही नहीं दिया. तो फिर मैं ढूंढता गया, फिर एक जगह पता चला कि यार आमल का जो है ऊपर जो राउंड सा सर्कल जैसा होता है, बताइए दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सन. सूर्य का रिप्रेजेंटेशन है. और उसमें भी जो जितने लाइंस होते हैं ना, वो लाइंस जो होते हैं बल्ब टाइप टायर जैसा दिखता है. उसमें भी नंबर कभी 12 होता है, कभी 24 होता है, कभी 36 होता है, नंबरिंग होता है उसमें. दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम साइकिल. डेज का कैलकुलेशंस होते हैं, रिप्रेजेंटेशन है. मतलब ऐसा है, इसका मतलब बाकी पार्ट्स का भी रिप्रेजेंटेशन होता होगा. तो उसका क्या रिप्रेजेंटेशन है. फिर ऐसे में ढूंढता चला गया. देन आई फाउंड आउट नेम्स फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द टेम्पल. Okay. And now my journey is to find out meaning behind each and every temple element कि what is its meaning. जैसे गर्भगृह है, मैं बता देता हूँ. ठीक. गर्भगृह क्या है कि बाहर मंदिर बहुत नकाशी है, बहुत इंट्रिकेट डिजाइन्स है. जैसे सासबहू ही ले लो. मगर सासबहू मंदिर के जो गर्भगृह में जाओगे ना, तेली का मंदिर भी बाहर इतना भव्य है. आप तेली के मंदिर के अंदर जो गर्भगृह में चले जाओगे एकदम प्लेन, कोई आर्ट नहीं है. जब बाहर इतना अच्छा आर्ट कर सकते हैं तो अंदर क्यों नहीं कर रहे. करना चाहिए. मगर हमारा पूर्वज क्या नहीं करते. द रीज़न वाई, बिकॉज दैट इज गर्भगृह, द वूम्ब ऑफ द मदर, दैट इज वेयर देयर इज नो आर्ट. ओह. And that is the first area, na? That is the first where the God is. God is emerging. When God is there, God is emerging. There is nothing but God. There is, but yes, isn't it? There should not be anything, not even the art, because God comes first and everything comes later. ऐसा कॉन्सेप्ट है. इसलिए उन्होंने जानबूझ के गर्भगृह को पूरा प्लेन रखा. प्लेन होना चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए. इसलिए ना एक उपनिषद है, श्वेत अश्वतर उपनिषद. और उसमें एक बड़ा सा अच्छा सा एक मंत्र है जिसको बोलते हैं समय सुचौ सरकरा वाहनी वालुका विवर्जिते विवर्जिते शब्द जलाश्रयाब्धि मनोनुकूले न तो चक्षु पीड़ने. मनोनुकूल मन को अनुकूल होना चाहिए, न तो चक्षु पीड़ने, हमारा आंख को पीड़ा नहीं देना चाहिए. मतलब हम अटेंशन ग्रैब नहीं. मनोनुकूले न तो चक्षु पीड़ने गुहा निवाताश्रय ने प्रयोजयेत. मतलब होता कि आपको बड़ा उल्लास वाला एक प्रयोजन जो आपको करना चाहिए, वो होता है प्लेस ऑफ वर्शिप. वाह. और वो क्या हो सकता है, गर्भगृह. अब देखो इतना सोच के बनाया. करेक्ट. हम क्या जाते सीधा गया, ओके भगवान का दर्शन, दैट इज इम्पॉर्टेंट, हमें करना चाहिए. भगवान ही तो हमें सब कुछ है. बट अलॉन्ग विथ दैट यू अंडरस्टैंड द साइंस दैट आवर एंसेस्टर्स हैव क्रिएटेड.
मेकिंग ए टेम्पल. करेक्ट. एंड आई थिंक वन मोर थिंग कि जहाँ पे वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. नहीं होना. देयर इज नथिंग बट ओनली गॉड. And that is the reason they have not created any designs. इसलिए बोला मनो अनुकूले न तो चक्षु पीड़ने, कि आपको कोई पीड़ा ना दे. पीड़ा मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि आपको दर्द हो रहा है, मतलब होता है कि कोई डिज़ाइन देखा तो आपका इमीडिएटली डिस्ट्रैक्शन, आपका अटेंशन वहाँ पे जा रहा है. वो डिस्ट्रैक्शन वाला जो अटेंशन ग्रैबिंग वाली चीज़ें नहीं होना चाहिए. तो ओनली वन, इट इज़ गॉड. आई थिंक जितने भी सिद्धपीठ हैं या फिर ज्योतिर्लिंग हैं, कई जगह पे आप देखोगे जाके आपको वही सिंप्लिसिटी नज़र आएगी. बिल्कुल. अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने बिलीव्स को साइड रख दें, अब रिचुअल्स को भूल जाएं, आप सिर्फ अगर देखें तो आपको सिर्फ स्टोन्स के अलावा कुछ नहीं दिखेगा वहाँ पे. इट इज़ सो सिंपल, सो रॉ, बट स्टिल दैट प्लेस हैज़ बीन वर्शिप्ड फॉर ईयर्स, सेंचुरीज. और एक ब्यूटीफुल चीज़ है कि जो जैसे ज्योतिर्लिंग है, स्वयंभू मतलब अपने आप उत्पन्न हुआ, स्वयंभू लिंग होते. आप नॉर्मल जो शिवलिंग आप बनाते हो, उनके लिए जब मंदिर बनाओगे सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हो, ठीक है. मगर जब स्वयंभू शिवलिंग होता है ना, उनके लिए कोई रूल्स अप्लाई नहीं होता. उन्होंने जैसा है उनके हिसाब से ही मंदिर बनाना पड़ता है. लुक एट द लॉजिक आवर एंसेस्टर्स यूज्ड टू फॉलो. बोलते कि आप स्वयंभू है तो उनमें कौन सा रूल्स है. जैसा होता है कि उन्होंने ईस्ट फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, उनके हिसाब से बना दो. ऐसे बन जाता था. यार आप मंदिरों की भाषा समझते हो. हाँ बिल्कुल, है ना. अगर ये हजारों साल पहले के जो मंदिर जिनकी हम बात कर रहे हैं, अगर ये मंदिर आपसे बोल सकते तो ये क्या बोलते? ये जो मंदिर है जो हज़ारों सालों से हैं, अगर ये आज या हम जब जाएंगे हमारे सामने खड़े हैं और हमसे कुछ कहेंगे, ये कहेंगे भाई देखो कि अगर आप अपना विरासत ना जाने, अपना हेरिटेज को नहीं जानोगे, मेरे जैसे खंडर में रह जाओगे. दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द टेम्पल्स, कि वी हैव नॉट नोन द हेरिटेज ऑफ व्हाट आवर एंसेस्टर्स हैव क्रिएटेड एंड व्हाट वी आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. हम उन्हें समझने की कोशिश नहीं कर रहे. इसलिए क्या हो गया, अभी सारे टेम्पल्स रूइंस में हैं. अपना कहानी क्या बताया गया, हमारा उनकी आत्म कहानी ये बताएंगे, देख आई एम इन रूइंस एंड हु इज़ द रीज़न फॉर इट. यू आर द रीज़न. how you are the reason? Because you have never tried to understand the logic and science behind me. जैसे पूर्वजों ने मेरे को क्यों बनाया, ये तो आपने समझा ही नहीं. And then you are just going and coming, clicking the picture, you are seeing at the temple, then going around. आप बोलते कि ये डेड टेम्पल से, ये लिविंग टेम्पल से, ऐसे क्लासिफिकेशन आपने बना लिया. जिसमें मूर्ति नहीं है उसको डेड टेम्पल बोलते हो, जिसमें मूर्ति है उसको लिविंग टेम्पल कहते हो. एवरी टेम्पल इज ए लिविंग टेम्पल. तो आपने अपना विरासत, अपना हेरिटेज को जाना नहीं. एंड सी, दिस इज हाउ आई एम. द डे यू नो योर रियल हेरिटेज, आई विल बी लाइव. दैट इज व्हाट ए टेम्पल वुड से. दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. अगर आज किसी को जानना हो हेरिटेज को, अपने विरासत से लेके अपने कल्चर को, आई विल नॉट से रिलीजन बट या डेफिनेटली द हेरिटेज कल्चर, व्हाट डू यू सजेस्ट कि क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए? लॉन्ग जर्नी है, मगर आई वुड सजेस्ट कि जैसे एलिमेंट्स, जो बिल्कुल बिगिनर है वो बिगिनर के लिए देयर इज अ स्मॉल बुक कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्ट. एलिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्ट बाई SP गुप्ता की किताब है. बेसिक 200-250 रुपीज़ का किताब अमेजोन में मिल जाएगा. वो लेके पढ़ ले, दैट विल गिव यू सम इंट्रोडक्शन टूवर्ड्स द इंडियन आर्ट. देन एक महाराष्ट्रियन है, एक बड़ा सा विद्वान है, ओके, ग्रेट राइटर, देगलूरकर जी. तो उन्होंने मराठी में लिखा था कि टेम्पल्स के बारे में. तो वही मराठी से शेफाली वैद्य जी, शी हैज़ ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश, जिसका नाम है ऑल अबाउट ए टेम्पल. ऑल अबाउट ए टेम्पल. बड़ा छोटा सा बुक है, बट मुझे लगता है कि 150-200 रुपीज़ में आ जाना चाहिए. तो ये 2 बुक्स, वन इज़ एलिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्ट बाई SP गुप्ता एंड शेफाली, जो देगलूरकर जी का जिन्होंने लिखा था, उनका जो ट्रांसलेटेड इंग्लिश ट्रांसलेशन है शेफाली जी का, ऑल अबाउट इंडियन टेम्पल, ऑल अबाउट ए टेम्पल. ये दोनों किताब लेना चाहिए एंड देन जस्ट रीड इट. सिंपल है, बहुत इजी है, बड़ा इन डेप्थ में ऐसा जाते नहीं है, बट देन ऑल योर बेसिक डाउट्स अंडरस्टैंडिंग. उसके बाद देखो, आप खुद जाओगे, देखोगे,
फिर आपको क्वेश्चन आएगा, तो Correct. आप खुद फिर उस रास्ते में चले जाएंगे, बट देन यहाँ से तो शुरू करना चाहिए। करेक्ट, कितना है ये चीज़ है। एंड इज योर बुक ऑन Amazon? दिस इज ऑल्सो ऑन Amazon. So guys, this book, Temple Heritage of India. दिस इज जस्ट बिगिनिंग एक्चुअली. वी आर अभी नेक्स्ट हमारा 2 बुक है, मैं और मेरे दोस्त जो रमेश है, हम दोनों को एक तो खजुराहो के ऊपर बुक रेडी है, इट इज़ रेडी, एंड वन जो हम बात कर रहे हैं टेम्पल्स ऑफ ग्वालियर फोर्ट्रेस, टेम्पल्स ऑफ ग्वालियर फोर्ट्रेस, जिस पे हमारा आज पूरा पॉडकास्ट था. एंड आई एम अभी तक तो उतना जो काम हुआ है ना, स्पेशली विद रिच पिक्चर्स एंड एक्सप्लेनेशंस, वो जो हम करने जा रहा है. सो मे बी इट मे टेक 6 months, इट मे टेक 10 months, वी नेवर नो, बट देन इट्स अ स्क्रिप्ट इज रेडी, एवरीथिंग इज रेडी, वी जस्ट हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ए बुक. ये हम कर रहे हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर प्रेजेंटिंग दैट मैन्यूस्क्रिप्ट टू मी एज ऑल्सो, क्योंकि मेरे को इस पॉडकास्ट पे क्या बात करना था उसका बहुत सारा इंसाइट उस किताब से मिला जी. सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर. बहुत ही अमेजिंग डिस्कशन रहा. श्रवण, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग, क्योंकि wherever I go, I keep talking about temples in general, but then this is the first time, and thanks to you that you have invited me, and we are talking about temples only of the Gwalior Fort. और मुझे लगता है कि ग्वालियर फोर्ट के बारे में देखो, lot of archaeologists, जैसा M.B. गर्दे जी है, who was a archaeologist in the ग्वालियर जो संस्थान था. जैसे माधवराज सिंधिया जी ने यहाँ के ग्वालियर को आर्कियोलॉजिकल हेडक्वार्टर्स बनाया था, तो आसपास में जितने भी चीज़ें मिलते थे वो सब लेके आके यहाँ पे प्रिजर्व करना था. तो M.B. गर्दे जी को सुपरिटेंडेंट बनाया था, यहाँ पे चीफ आर्कियोलॉजिस्ट की तरह रहते थे. उन्होंने रेनोवेशन किया, सब कुछ किया, सब बहुत हुआ है, बहुत काम हुआ है, लिखा बहुत है. पर मुझे लगता है कि जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करके बड़ा ब्यूटीफुल, जैसे फॉर एग्जांपल सासबाहु मंदिर का ही जो शिखर है, तो उसका इंटरप्रिटेशन लोगों को पता तो चले कि शिखर कितना भव्य हुआ करता था. जैसे फॉर एग्जांपल चतुर्भुज मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर में बड़ा ब्यूटीफुल एपिसोड्स है रिलेटेड. एग्जांपल आई विल टेल यू, जब चतुर्भुज मंदिर में जो छत है ना, जो मंडप है, मंडप के ऊपर आप देखोगे ना स्क्वायर में, जो अंदर से सेंटर खड़ा होकर देखोगे, पूरा कृष्ण के लाइफ से रिलेटेड, धेनुकासुरवध, अरिष्टासुरवध, कालीय मर्दन, ओके, व्योमासुरवध, ओके, ये सारे एपिसोड्स वहाँ पे स्कल्पचर्स हैं, ब्यूटीफुल, छोटे छोटे, इतने मुश्किल से 4-4 इंच 5-5 इंच के हैं, बट दे आर कार्व्ड. तो मुझे लगा कि ये सारे चीज़ें लोग देखते नहीं हैं, एंड आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट सच डिटेल्स ऑफ दिस टेम्पल्स. इसलिए मेरा काम चल रहा है. और एक्सीडेंटली या फॉर्चुनेटली हमने मिला, फिर मैंने बताया कि हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट क्या है, फिर आपने बोला कि इसमें बात करते चलो, तो फिर हमने बात किया. मुझे इतना पता है कि भाई हम बहुत सारे डिस्कशंस करेंगे, बिकॉज आई नो देयर इज़ अ लॉट जो कि लोगों को बहुत वैल्यू मिलेगा आपके साथ बातचीत करने से. तो हम बहुत मल्टीपल एपिसोड्स करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, बहुत करेंगे. हाँ, स्पेशली ग्वालियर के बारे में तो ओके, अनगिनत चीज़ें हैं, बहुत कर सकते हैं. सो थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच. थैंक यू श्रवण, बहुत बढ़िया लगा. हाउ वाज योर फीलिंग? अच्छा है, मैंने तो दिल खोल के बोल दिया जितना बोला. शानदार.